नमस्कार। आज ई चर्चा पे हम मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा में हैं अजीत झा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जयराम चतुर्वेदी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चर्चा की शुरुआत चूंकि पीयूष गोयल अपना बजट भाषण शुरू कर चुके हैं, इस बार संयोग है कि अरुण जेटली जी एक तरह से स्वास्थ्य कारणों से उनको वो नहीं बजट पढ़ पा रहे हैं, बजट भाषण। अजीत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज जब 4 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 4.5 साल, और चुनावी वर्ष है, क्या सरकार पे दबाव होगा बजट को लेकर कुछ? जहाँ तक चुनावी वर्ष चुनावी वर्ष का जो बजट होता है वो वास्तव में बहुत खास होता है, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट हो या यूपी की गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो सरकार अगले 2-3 महीने में इलेक्शन मोड में होती है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का एक नॉर्म्स है हमारे यहाँ कि जो लास्ट बजट होगा वो कहीं ना कहीं पॉपुलिस्ट बजट होगा। सरकार कुछ इस तरह के स्कीम्स लाएंगी जो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट इलेक्शन में एटलीस्ट होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट बहुत खास है इस गवर्नमेंट के लिए भी। पीछे का आप रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि कुछ ऐसे अभी अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो आगे आने वाले समय में इलेक्शन में इम्पैक्ट करेगा। आपने एक बात की कि पॉपुलिस्ट बजट की उम्मीद की जाती है, और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की हो, यूपीए की हो, ऐसी उम्मीद की जाती है कि चुनावी वर्ष के समय एक इस तरह की। पर नरेंद्र मोदी इस मायने में कुछ हद तक इसलिए अलग हैं कि वो अपनी पॉपुलिस्ट कई तरह की स्कीम्स या अनाउंसमेंट के लिए कई बार बजट का भी इंतजार नहीं करते। कई ऐसे पीछे उदाहरण हमने देखे हैं। अब पहले एक खबर आई थी कि सरकार फुल बजट पेश करेगी, फिर सरकार कल बैठक के बाद जो संसदीय दल की बैठक थी और एनडीए की बैठक थी, उसके बाद नहीं, सरकार अंतरिम बजट ही पेश करेगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को कोई दुविधा थी क्या कि फुल बजट लाना चाहिए या अंतरिम बजट लाना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा यदि आप देखें तो एक कन्वेंशन है कि फुल बजट आएगा कि ये इंटरिम बजट आएगा, ये वोट ऑन अकाउंट होगा। आप पिछले 3-4 दिनों के यदि आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी देखेंगे तो इस पर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी कि सरकार जो है यदि रेगुलर बजट लाती है तो उसके क्या क्या होंगे। तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग मायने थे, क्योंकि आज तक फुल बजट नहीं आया है इलेक्शन के टाइम पे या लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। और दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं ये बात वास्तव में सही है कि आप आने वाले 3-4-5 महीने में जब इलेक्शन जब तक पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं जो पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था है वो रुक सी जाती है यदि आप इंटरिम बजट लाते हैं तो। क्योंकि आप ये सिर्फ और आप फाइनेंस बिल नहीं ला सकते इसमें, तो बहुत सी चीज़ों को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यदि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अब तो इंटरिम बजट ला रही है, यदि फुल बजट भी लाती तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए कहीं दिक्कत नहीं होती। ये भले ही पॉलिटिक्स के लिए एक इशू हो सकता था, लेकिन अर्थव्यवस्था के तो हर समय चलना चाहिए। यदि कहीं ब्रेक होता है अर्थव्यवस्था में तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि मोदी जी का ये रहा है रिकॉर्ड कि कुछ भी जब भी लाना होता है तो वो ले आते हैं स्कीम्स जो जनता के लिए इम्पॉर्टेंट हो। और तो फिर ये बजट क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ, आपको मैं एक याद दिलाऊं कि 2009 में जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट जब इलेक्शन मोड में जा रही थी, और 2000 आप देखेंगे कि 2004 से 9 का जो बीच बराबर ये कोट करते हैं कि ये गोल्डन एरा था अर्थव्यवस्था का, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, जो कि उन लोगों का कहना है। तो आप देखेंगे कि उस समय सबसे बड़ा लोन वेवर्स स्कीम लेके यूपीए आई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं एक ये साइकी है लोगों के बीच में कि जो इलेक्शन ईयर होगा उसमें गवर्नमेंट कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेगी। और ये वास्तव में यदि आप देखेंगे, आप एक सही मूल्यांकन करें इस चीज़ों का, तो मुझे लगता है कि यदि अर्थव्यवस्था प्रॉपर ढंग से चल रही है, चाहे वो कोई भी बजट हो, चाहे वो इलेक्शन ईयर का बजट हो या उससे पहले का बजट हो, वो हर बजट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के पर्पज़ से बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी रहा है और इस बार का भी होगा। जयराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली बात तो कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में चुनावी बजट की चर्चाएं चारों तरफ होती हैं,
लोग ये बात करते हैं कि इस वर्ष सरकार कुछ पॉपुलिस्ट काम करेगी, कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी। नरेंद्र मोदी इस मामले में थोड़े से अलग साबित हुए हैं। वो कई बार चौंका देते हैं अपने फैसलों से। आपको क्या लग रहा है, कुछ अलग होगा? देखिए, जिस तरीके की बात की जा रही है कि सरकार इस बार बजट में कुछ खास घोषणाएं करेंगी, तो उसमें तो कोई दो राय तो नहीं है। मुझे लगता है चुनावी वर्ष में हर सरकारें करती हैं और जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार भी वही करेगी कि कुछ खास घोषणाएं आमजन के लिए, गरीब के लिए, व्यापारियों के लिए हो सकती हैं। तो इस सरकार में अगर हम कहें कि कुछ अलग होने वाला है, तो हाँ, मोदी जी की नीयत को अगर देखें, मोदी जी जिस तरीके से अभी किसान, गरीब और आमजन की या सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो आमजन को लाभ पहुंचाएं। और चुनावी वर्ष से अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। चुनावी वर्ष में सरकार घोषणाएं पहले भी करती नहीं है, भाजपा भी करती रही है और कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन मोदी जी की नीयत पर जनता को पूरा भरोसा है और जिस तरीके से 4.5 वर्षों में बेहतरीन काम हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है निश्चित तौर पर सरकार कुछ खास घोषणाएं करेंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी 4 महीने का वक्त है, उन 4 महीने के वक्त में सरकार एक से एक बढ़कर घोषणाएं कैसे लागू करे, इसकी नीयत में किसी प्रकार की मुझे खोट समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यदि आप लास्ट ईयर का बजट देखेंगे तो लास्ट ईयर के बजट के बाद ही आयुष्मान भारत का ये स्कीम आया था। और जो सबसे अच्छी बात इस गवर्नमेंट में ये है कि प्रीवियस गवर्नमेंट के कंपैरिजन में देखें तो लोगों को बहुत ही आशंका हो रही थी कि इतना बड़ा स्कीम है गवर्नमेंट, ये कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगी। और आज मुझे लगता है कि ये सरकार की सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उसमें आयुष्मान भारत एक ऐसा स्कीम है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में, इतने कम समय में। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यदि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स इस तरह का लेके आती है तो कहीं ना कहीं अगले 3-4 महीने में इसका इम्पैक्ट होगा, जो कि पहले वाले बजट में ऐसा नहीं होता था। पहले वाले बजट में था कि गवर्नमेंट स्कीम्स ले आती थी, जैसे कि टैक्स रेट में कम कर दिया। लास्ट ईयर का यदि देखेंगे तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के रेट में कम किया था, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुरंत नहीं हुआ था, सिर्फ ये इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ऐड करने के लिए था। कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो स्कीम लेके आई है उस पर वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि यदि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके अभी आएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत फास्ट होगा। अभी चूंकि ये बजट एक तरह से चुनावी, बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, चुनावी वर्ष में आ रहा है, तो कई सारी चीजें होंगी। किसानों की समस्या एक बड़ी लगातार अपोजिशन भी उठाता रहा है और लगातार ये बात चर्चा में आती रही है कि किसानों को लेकर सरकार जो है कुछ अलग कर सकती है। सरकार की तरफ से भी अभी पीयूष गोयल जी ने अपने स्पीच की शुरुआत में ही उन्होंने ये कहा कि हम किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं और इस लक्ष्य को लगभग हम हासिल कर लिए हैं। उनके कहने का लबोलुआब यही था। तो क्या वाकई जिस तरह के कदम उठाए गए हैं लगातार पिछले कुछ समय से, जैसे एमएसपी को लेकर तथा किसानों के फसल के इंश्योरेंस को लेकर, खरीद प्रक्रिया को लेकर, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी को लेकर, तो अब किसानों के लिए इस बजट से इससे ज्यादा क्या और उम्मीद आप कर रहे हैं? ऐसा आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसान की आय को दोगुनी करने के लिए और क्या कर सकती है? क्या लग रहा है जयराम जी? जैसा कि बजट में पहले ही घोषणा की संभावना थी कि किसानों के हित की बात की जाएगी, तो पीयूष गोयल जी ने कहा है कि किसानों के लिए हम कुछ खास घोषणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो किसानों की एमएसपी बढ़ाई थी, फसलों के दाम बढ़ाए थे, या अन्य जो घोषणाएं सरकार ने किसानों के हित की थी, दरअसल असल बात ये आ रही है कि उसमें इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। सरकार घोषणाएं तो करती है और इसमें कोई शक नहीं है सरकार की नीयत पर कि उसने किसानों के हित के कार्य किए हैं, आगे बढ़ाने का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसे आपने अभी फसल बीमा योजना की बात की, फसल बीमा योजना एक बेहतरीन योजना है, मैंने उसका अध्ययन किया है गहराई से। लेकिन फसल बीमा योजना में अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसान अलग अलग तरीके की फसलों को उगाते हैं। अलग अलग फसलें उगाने के साथ ही उनकी अलग अलग समस्याएं, किस मौसम में खरीफ की फसल, रबी की फसल, इनकी मौसम के वजह से कभी कभी मौसम की ऐसी मार पड़ जाती है कि उनको घाटा या नुकसान, घाटा या फायदा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें दिक्कत ये है कि
योजना जिस तरीके से लागू नहीं हो पा रही, उसमें कौन से पैंच हैं, कानूनी तौर पे या प्रशासनिक तौर पे कहाँ उसमें झोल झाल है, इसको समझना होगा और बेहतरीन तरीके से किसान को इस योजना का फायदा मिले, इसके प्रयास सरकार को करने होंगे। एक बड़ा अभी मैं देख पा रहा हूं, किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए जाएंगे। जैसे कि ये बात लगातार चल रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि सरकार कुछ किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कुछ स्कीम ला रही है। अभी आप देखें तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं और जिस तरह के एनालिसिस किए जा रहे थे, उसमें ऐसा था कि किसानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। और लोग बार बार ये एग्जांपल दे रहे थे कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास ने रायदू बंधु करके एक स्कीम चला रही है, जिसमें कि वो पर सीजन पर एकड़ 4,000 रुपये दे रही है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 6,000 रुपया, अब ये देखना होगा कि 6,000 रुपया गवर्नमेंट किस तरह से दे रही है, पर एकड़ दे रही है, पर सीजन तक की ऐसा इसमें प्रावधान है कि 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में 6,000 रुपए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यदि किसानों के खाते में, क्योंकि आज के समय में आप एक चीज जो इस गवर्नमेंट में अच्छा हुआ है कि जो जैम का जो स्कीम आया था, जनधन आधार, और जो मोबाइल फोन से जो कनेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड है कि डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट में पैसे हो सकते हैं। तो यदि वो 6,000 रुपया 2 एकड़ तक गवर्नमेंट उनके अकाउंट में ये पैसा जा रहा है, तो किसान अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपरली ढंग से यूज कर पाएगा। ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं एग्रीकल्चर का, जैसे कि अभी शिवानंद जी आप बात कर रहे थे कि ऐसी क्या बातें हैं कि किसानों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं या कृषि में समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो आप यदि देखें तो जो कृषि क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र में क्या अंतर है। कृषि क्षेत्र में हर समय जो अनसर्टेनिटी है वो बना ही रहेगा, आप उसको कंप्लीटली जो है खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ये ओपन फील्ड में होने वाला चीज़ है। तो मानसून होगा तो उस पर इम्पैक्ट भी होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? और कृषि की समस्या ऐसी नहीं कि पिछले 5 साल में कृषि की समस्याएं हुई हैं। पिछले 5 साल में मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम्स लाए हैं जो डायरेक्ट किसानों के लिए, किसानों के आधारभूत जो संरचनाएं जो हैं, जो जिसको सुधार करने के लिए ई-नैम, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहे हैं कि किसान अपनी उपज को डायरेक्ट मार्केट में बेच सकता है, इस तरह की स्कीम गवर्नमेंट ने। फसल बीमा के बारे में आप बात कर रहे थे, सिंचाई को लेके पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, इस तरह की बहुत सी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। क्योंकि जो 3 आधारभूत समस्याएं हैं किसानों की, एक है कि आप उनको सही ढंग से उनको क्रेडिट मिल पाए। तो यदि क्रेडिट सही ढंग से आज नहीं मिल पाता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो स्कीम अभी गवर्नमेंट लेकर आई है तो 6,000 रुपये वाला, ये कहीं ना कहीं उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा कि यदि क्रेडिट नहीं भी मिल रहा है, फाइनेंशियल क्रेडिट डायरेक्ट, तो 6,000 रुपया गवर्नमेंट के यदि अकाउंट में आता है, किसानों के अकाउंट में यदि आ रहा है पर 2 एकड़ पे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। इसके अलावा 2 चीज समस्याएं और क्या है किसानों की। एक समस्या है कि प्रोक्योरमेंट, जो फसल वो उपज कर रहे हैं उसको प्रोक्योर कैसे किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट पहले से स्कीम चला रही है, एमएसपी के रेट पे बढ़ाई है और उसको ई-नैम के थ्रू भी जोड़ा है गवर्नमेंट ने। तीसरा है जो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्कीम है कि यदि जैसे कि मानसून की समस्याएं हो गई तो उससे ज़्यादा उनको क्षति होती थी, तो फसल बीमा योजना जैसी स्कीम जो है गवर्नमेंट लेके आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इससे एक किसानों को लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले मैं आपको रोक रहा हूं, ये जो 6,000 रुपए की बात अभी सामने आई है, इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा, ऐसा सरकार की तरफ से बताया गया है कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए जाएंगे और इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 2,000 रुपए चुनाव से पहले पहली किस्त के रूप में किसानों के खाते में जाएंगे। क्या ये पहली किस्त चुनाव से पहले जाएगा? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें जो एक चीज़ है कि गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई भी करना है कि जो किसान हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एकड़ वाइज देखेंगे तो लैंड का डिजिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको प्रॉपर ढंग से। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि आप एक साथ 6,000 रुपया ना देके, यदि आप 2,000 रुपया पहले किस्त में देते हैं और उसका फिर आप इम्पैक्ट देखते हैं, फिर अगली किस्त उसमें जाती है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आज भी बहुत से स्टेट ऐसे हैं इंडिया, यहाँ पर्टिकुलरली आप नॉर्थ इंडिया का स्टेट देख लें, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे कि लैंड डिजिटाइजेशन एकदम ठीक से नहीं हो पाया है। तो उस केस में मुझे लगता है कि यदि वो प्रोसेस तब तक पूरा होगा, तब तक यदि 2,000 किस्त जाएगा तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये अच्छा होगा। फिर उसके आने वाले समय में यदि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और होता है तो फिर वो किस्त अगले ट्रांसफर की जा सकती है। 500 रुपए का और घोषणा ऐसा कुछ आ रहा है कि गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना और किसानों को 500 रुपए प्रति महीना,
जयराम जी, 500 रुपए प्रति महीने किसानों को दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है किसानों के हित में सरकार जो ये फैसला ली है 6,000 रुपए 3 किस्तों में 2-2 हजार करके, पहली किस्त चुनाव से पहले दी जाएगी, अब 500 रुपए प्रति महीना किसानों को दिए जाएंगे, क्या कहेंगे आप, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार की बहुत ही अच्छी घोषणा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकार का किसानों के साथ ही गौ सेवा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रही है, घोषणाएं होती नहीं हैं। और सरकार ने अगर इस बजट में अगर गौवंश को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है तो इसमें सरकार की प्रशंसा करनी होगी। और दूसरी बात, अभी जो घोषणा की है कि 6,000 रुपये किसान को, 2 हेक्टेयर जिन किसानों की ज़मीन है उनको 6,000 रुपये सीधे खाते में दिए जाएंगे, इसको भी बहुत ही शानदार योजना कहा जाएगा, बहुत ही शानदार घोषणा कहा जाएगा। इसमें सरकार की निश्चय से तारीफ करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से करे तो बहुत ही क्रांतिकारी योजना मान सकते हैं, इसको क्रांतिकारी घोषणा मान सकते हैं। दिक्कत इस बात में है कि जब किसानों को घोषणाएं होती हैं, इसमें 6,000 रुपये की बात की है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किन किसानों को, जैसे 2 हेक्टेयर इनकी ज़मीन है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है घोषणा में कि साल में 2 बार मिलना है, साल में 1 बार मिलना है, या मौसम अनुकूल परिस्थितियां ना होने के कारण किसानों की फसल खराब होती है उस स्थिति में मिलना है, या बेहतरीन अगर फसल अच्छी होती है, किसी भी प्रकार की मानसून की समस्या नहीं आती है, तब भी होना है। तो आखिर कैसे होगा इम्प्लीमेंट, ये बात अगर थोड़ा स्पष्ट हो जाती तो बेहतर रहता। लेकिन जो भी घोषणाएं हुई हैं उनके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। नहीं, चीजें स्पष्ट, निश्चित तौर पे चीजें आगे और स्पष्ट होंगी, इसका विश्लेषण होगा, इसके बहुत सारे आयामों पे चर्चा होगी। जैसा कि अभी इसमें कामधेनु योजना पे 750 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। गो माता शब्द मैं देख पा रहा हूं अभी स्क्रीन पे, गो माता के लिए सारे प्रयास सरकार करने के लिए बात है। ये गो माता की याद चुनाव से पहले की बजट में आई है, इसके पहले भी निश्चित तौर पे कुछ न कुछ जरूर किया जाता रहा होगा। अब 500 रुपए प्रति महीना किसान के खाते में जाएंगे, छोटे किसानों के खाते में 500 रुपए प्रति महीना जाने का एक प्रावधान है। 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। क्या ये किसानों की चोट, 3 राज्यों में जो भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, असफलता हाथ लगी, क्या सरकार आंतरिक तौर पे ये विश्लेषण करने में कर पाई है कि कहीं ना कहीं किसान उनसे नाराज थे? क्योंकि बजट का जो शुरुआती पूरा हिस्सा है वो किसानों के लिए 500 रुपए महीना, 6,000 रुपए और गौ माता को कृषि से जोड़ा गया। क्या लगता है अजीत जी कि ये किसानों को समर्पित बजट जाता दिख रहा है? क्योंकि अभी बजट भाषण में काफी चीजें आनी शेष हैं, फिर भी शुरुआती तौर पे लब्बुलुआब जो दिख रहा है। किसानों की जो समस्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये समस्याएं ये अभी त्वरित जनित समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं पिछले 50-60 सालों से किसानों, कृषि के क्षेत्र में समस्याएं वर्तमान हैं। और सरकार इस तरह से इसको आप देख सकते हैं कि कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर कि बल दिया जाए। ठीक है, गाय जो कि आप जैसा बता रहे हैं कि गाय जो पाल रहे हैं उनको 500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आप साथ साथ देखें तो मत्स्य पालन में अभी सरकार ला रही है कि 2% का जो है, शायद 2% का उसकी ब्याज दरों में कमी की जाएगी। तो जो फिशरीज है उसको लेके गवर्नमेंट काम करे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और अलाइड जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, पशुपालन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जैसे कि बिहार जैसे इलाके में देखेंगे कि मखाना की खेती बहुत होती है। तो इस तरह के चीज़ों पे बल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि के साथ साथ उससे जुड़े जो भी क्षेत्र हैं उसमें यदि उनको बढ़ावा मिलेगा तभी किसानों की आय बढ़ पाएगी। और उस पर, क्योंकि जो 2022 तक सरकार जैसा बोल रही है कि किसानों की आय को डबल कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक अच्छा स्कीम होगा। और कहीं ना कहीं एक जो ब्याज दर वाला जो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा अच्छा है कि अब 2% गवर्नमेंट उस पर कम कर रही है, तो थोड़ा जो ब्याज की दर होगी कम होने से लोगों को सही ढंग से लोन मिल पाएगा और एक अच्छे समय में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और गाय, तो मुझे लगता है कि गाय का एक ऐसा इशू है जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहा है, शुरू से ही इशू रहा है। और हम जिस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा जो भारतीय हिंदू सभ्यता है उसमें गाय का तो महत्वपूर्ण स्थान है, शुरू से ही रहा है। आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो रहा है। ये बात अलग है कि अलग विचारधारा, एक अलग खास विचारधारा के लोग उनको अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, लेकिन गाय को लेके एक सेंटिमेंट रहा है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि सरकार ने इस चीज़ को भी देखते हुए ये चीज़ इंप्लीमेंट किया हो।
मजदूर की बात अब आ रही है। अब देख पा रहा हूं मैं कि ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख हुई, 21,000 वेतन तक के मजदूरों का बोनस 7,000 करने का फैसला सरकार ने की घोषणा की है। ब्याज दर में भी कमी अभी किसानों को लेकर कुछ समय पहले आई। ऐसा तो लग रहा है कि बेशक ये अंतरिम बजट है, लेकिन सरकार थोड़ी पॉपुलिस्ट स्कीम की तरफ जा रही है। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि जो इंटरिम बजट है उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली सरकार भी पॉपुलिस्ट बजट की तरफ गई थी, जैसे कि भी जस्ट मैंने आपको याद दिलाया कि 2009 में जो आज का सबसे बड़ा जो आज तक का जो लोन वेवर स्कीम रहा 2009 में हुआ था इंटरिम बजट में, तो यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी। डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन की जब बात हुई तो ये यूपी गवर्नमेंट इंटरिम बजट में लेके आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लाती है और ला सकती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों लाई। ऐसा एक्सपेक्टेड था, गवर्नमेंट लेके आई है। श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर एक तरह से देखा जाए तो जब देश में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। इनफैक्ट सारे अपोजिशन ने इसका विरोध किया था। तब कहा गया कि कम्युनिस्टों को तो इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये पॉपुलिस्ट घोषणा है, लेकिन उन लोगों ने विरोध किया था। अब सरकार मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर जो ये फैसला लिए कि उनका बोनस 7,000 रुपए करना 21,000 तक के वेतन पर, तो क्या लग रहा है कि ये जो निम्न मध्यम वर्ग जिसको हम कहते हैं, जो प्रो पुअर की बात की जाती है, कि नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते रहे हैं और उनकी सरकार के कई आला मंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि यह सरकार प्रो पुअर यानी गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है। चूंकि किसान जो है वो भी उसी श्रेणी में आता है, वो भी अधिकतर किसान देश के जो हैं वो निम्न मध्यम वर्ग आय वाले श्रेणी में आते हैं। तो किसानों के लिए इतना कुछ, अब मजदूरों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए इतना कुछ, तो क्या ये वाकई प्रो पुअर बजट इसको हम कह सकते हैं? क्या ये प्रो पुअर गरीबों के हित में लाया गया बजट कह सकते हैं क्या? यदि आप थोड़ा सा इसको और ढंग से विश्लेषण करें तो आज देखिए कि अभी भी भारत में कहते हैं कि भारत जो है वो गांवों में बसता है, और अभी भी जो रिसेंट जो आंकड़े आए हैं उसमें है कि 50% से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित हैं, जिनका कि जीवन यापन कृषि से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन से लोग हैं? वो या तो किसान हैं या किसान के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट आप ये देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एरिया आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन का रेट अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मोर देन 70% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं। तो जो गाँवों में रहने वाले जो ये खास जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं या किसान लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी जो स्कीम लेके आ रही है, थोड़ा सबसे पहले देखिए कि इस सरकार में लेबर कोड को गवर्नमेंट ने प्रॉपर लेबर कोड पे काम किया है, वेज कोड को लेके ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और उसमें पहली बार इस सरकार में ऐसा हुआ है कि चाहे वो मतलब वर्कर को हम कैसे देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला जो मजदूर है, जिसके की पास अदर देन जो एक दिन की जो उसकी जो कमाई होती थी, उसके अलावा उनके पास कोई प्रोटेक्शन का कोई सहारा नहीं था। तो ये पहली गवर्नमेंट है इस बार जो कि इसने जो लेबर कोड लाया है उसमें उनको प्रोटेक्शन मिल पाया, उनको बीमा का सुविधा मिल पाया। इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी जीवन ज्योति योजना, जिसमें कि आपको सिर्फ 12 रुपया देना है और आपका जो है आपका बीमा जो है आपका हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट और भी बहुत सारी स्कीम उस तरह से जुड़े हुए जो कि हम लोग सोशल प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं लेके आई थी, और आयुष्मान भारत भी उससे जुड़ा हुआ स्कीम है जो कि उनको फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बल देने की जरूरत है, उनको सबल बनाने की जरूरत है। यदि वो सबल होंगे, हमारा रूरल एरियाज में हमारे लोग रहने वाले किसान मजदूर वर्ग के लोग सबल होंगे, उनकी आय बढ़ेगी तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा। और एक नई घोषणा सामने आई है, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, आप चीजों को कंटिन्यू रखिएगा। 10 करोड़ मजदूरों के लिए पेंशन योजना, 1,000 से लेकर 3,000 रुपए का पेंशन की सरकार ने घोषणा की है, और जिनका भी ईपीएफ कटता है, ईपीएफ कटने वाले हर मजदूर, हर श्रमिक का 6 लाख तक का बीमा, यानी पेंशन और बीमा। पहले भी सरकार की पेंशन और बीमा योजनाएं थी, लेकिन मजदूरों के लिए डायरेक्ट ईपीएफ के आधार पर 6 लाख तक का इंश्योरेंस और उनका 3,000 तक की पेंशन।
ये नई घोषणा हुई है इस बजट में पीयूष गोयल ने किया। हाँ, जैसा वही मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी घोषणाएं हैं, इससे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या गाँवों में वो जो नीचे तबके के लोग जिनकी आय कहीं ना कहीं कम रही है, उनको इस तरह की योजनाओं का लाभ होने से दो फायदा होंगे। एक, वास्तव में यदि आप उनको पेंशन देते हैं एक सर्टेन एज के बाद, यदि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको पेंशन मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3,000 रुपये 60 साल के मजदूर जो 60 साल के ऊपर हो जाएंगे, 3,000 रुपये पर मंथ मिल पाएगा, तो उनसे उनको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जिस तरह से समस्याएं हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन का जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले समय में डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो उस केस में क्या होगा कि यदि इस तरह की स्कीम्स जो होंगी वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और जो मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है कि रूरल एरियाज में कैसे डिमांड क्रिएट किया जाए, डिमांड बढ़ाया जाए। और यदि रूरल एरियाज में डिमांड बढ़ेगा तो ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा, तो इससे हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ रेट और बढ़ेगा और उसके प्रभाव हर क्षेत्र में होंगे। तो इसको देखना चाहिए कि जहाँ तक ईपीएफ की बात है कि ईपीएफ जिसका कि ईपीएफ है, उनके अकाउंट उनको जो है क्या कहते हैं 6 लाख तक इंश्योरेंस हो पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज गवर्नमेंट के पास लगभग रिकॉर्ड है कि जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जितने मजदूर हैं, लगभग गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ गया है। और इनका कि ईपीएफ कट रहा है, तो उनको यदि इस सरकार 6 लाख का देती है तो ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि संगठित क्षेत्र के लोगों को पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा था इस चीज़ का। तो यदि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बार बार ये बातें होती, क्योंकि आईएलओ के यदि नॉर्म्स देखेंगे जो कि जो बार बार इस चीज़ पे बल दे रहा है कि मतलब कैसे एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात होगी। 2002 से ये बातें चल रही थी। आप देखेंगे कि 11th फाइव ईयर प्लान में जो उस समय की गवर्नमेंट थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात कर रही थी, तो उसमें डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आप जो आपकी जो अर्निंग है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए प्रॉपर ढंग से, इतना आय हो वो जो कि आप अभी का तो कंजम्पशन कर ही पाए और आने बाद वाले समय में भी अपने आप को प्रोटेक्शन मिल पाए। तो इस दिशा में ये एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट भी होगा कि रोजगार भी मिलेगा, साथ साथ उनके आने वाले भविष्य की भी चिंता सरकार कर रही है, तो उनको एक ये फायदा होगा। अभी तक की मैं देख रहा हूं उज्ज्वला की बात अभी आ रही है सामने। मुद्रा योजना के तहत 70% महिलाओं को लाभ मिला है। ऑब्वियसली वो महिलाओं से जुड़ी एक स्कीम भी है। और मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ रुपए सरकार बता रही है कि उसने लोगों को स्टार्टअप और इन सब चीजों के लिए दिए हैं। एक बात जो लगातार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश के युवा के अंदर ऐसा आत्मविश्वास आना चाहिए कि वो नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, ये बात लगातार आ रही है। तो इन सबके बीच अभी एक जो बड़ा सवाल मध्यम वर्ग को लेकर है, जो आयकर को लेकर एक चर्चा आती है, अभी तक उस पर कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि अभी बजट का बहुत हिस्सा पढ़ा जाना बाकी है इस स्पीच का, तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या नई चीजें आती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह की जो योजनाएं जो ग्रामीण जीवन में लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई, निश्चित तौर पे पहले भी सरकारों ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं, उसकी सफलता और असफलता को लेकर एक बहस की जा सकती है कि किसने उसको ढंग से सफल किया और किसने उसको सफल नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने करीब 7 दशक बाद, तो 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, 18,400 कुछ गांव में। मोदी ने इसको अपना एक लक्ष्य तय किया और उन्होंने कहा कि 1,000 दिन में हम बिजली पहुंचाएंगे। हम उसको पहले उन्होंने बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया, फिर उन्होंने सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का एक लक्ष्य तय किया, फिर उन्होंने मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप के लिए लोन देने का एक स्कीम शुरू की। और एमएसएमई सेक्टर में जिसकी बात हो रही है कि भाई आत्मनिर्भरता आएगी कैसे, स्टार्टअप होगा कैसे, तो उन्होंने 59 मिनट्स में लोन देने वाला एक अभी हाल ही का उनकी घोषणा थी। तो इस तरह की लगातार घोषणाएं नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा की जाते रहे। क्या लगता है आपको कि ऐसी घोषणाओं से पिछले 4.5 साल में या 5 साल इस कार्यकाल में बदलाव जमीन पर नजर आ रहा है या घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं? मुझे लगता है कि आपने 3-4 स्कीम्स को एक साथ डिस्कस किया है। जहाँ तक मुद्रा योजना की बात है कि मुद्रा योजना से वास्तव में मुद्रा योजना के तहत बहुत
आप थोड़ा सा इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि पिछली वाली गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था और इस गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है। पिछली वाली गवर्नमेंट में 2-3 जो स्कीम्स आई थी उसमें से एक बड़ा स्कीम वो बार बार वो लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी रूरल जो मनरेगा का जो हम लोग बात करते हैं कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है कि आप दे रहे हैं, तो उनका फोकस था कि लोगों को ग्रामीण एरियाज़ में उनको वहीं पे 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। लेकिन उस 100 डेज एम्प्लॉयमेंट से कोई एसेट डायरेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, सिर्फ आप उनको एक 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे थे और उसके क्रिटिक्स भी बाद में बहुत आए कि उससे वेज रेट बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में, उसका प्रभाव कृषि के क्षेत्र में पड़ रहा है। इस गवर्नमेंट के योजनाओं को जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुद्रा की स्कीम को जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं 2 तरह का फोकस है कि एक कि एसेट क्रिएशन तो हो ही साथ लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और मुझे लगता है कि आप यदि पूरा रिकॉर्ड देखें, पिछले सरकार के रिकॉर्ड को देखें और अभी के रिकॉर्ड को देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जो बात चल रही है पूरे देश में, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। और ये एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है कोई ये पिछले कोई 5 साल का इशू नहीं है। अभी लगातार कल भी बहुत चर्चाएं हो रही थी इस पे कि एम्प्लॉयमेंट को लेके कि बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई है। आप देखें तो 1990 से जब हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा है, तो आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक उदारीकरण का दौर तो चल रहा था, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ का फेज भी चल रहा था। कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट्स नहीं हो पा रहे थे, और जो जॉब क्रिएट्स हुए हैं हमारे यहाँ वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब क्रिएट्स हुए हैं, उसको बोलते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाए हम लोग कहीं ना कहीं। तो जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसका नेचर क्या था, कहीं ना कहीं वो उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ज़्यादा बल दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को और सही बल देने के लिए ये मुद्रा योजना लाके उसमें डायरेक्ट उनको ऋण उपलब्ध करा के, मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए और वो नए तरह के अलग अलग एरियाज़ में अपना खुद का कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकें। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा गवर्नमेंट का प्रयास था और इसमें गवर्नमेंट ने सफलता प्राप्त की है। एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो चर्चा आई, हमारे साथ एक हमारे पैनल में अभी शिशुरंजन जी जुड़े हैं और उनसे भी हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से कि 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जब 2014 के आम चुनाव हो रहे थे उसके ठीक पहले 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पिछली यूपीए सरकार ने एक कोई बजट प्रावधान किया था, शायद वो मुझे ध्यान नहीं है अभी, 500 या 1000 करोड़ का। नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन पे सरकार जो 500 करोड़ लाई, जब हम एक्चुअल में इसका एनालिसिस किए, इसकी ऑडिट किए, तो पता चला कि ये तो ज्यादा बजट का खर्च है और ये 35,000 करोड़ रुपए अभी बताई जा रही है। शिशुरंजन जी, अभी तक का जो बजट है, मैं एक बार आपसे ब्रीफ कर दूं कि पूरे 6,000 रुपए तक किसानों के बैंक खातों में जाएंगे। 500 रुपए वो किसान जिनके 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, 500 रुपए जो हैं वो किसानों के खाते में जाएंगे, छोटे किसानों के। इसके अलावा सरकार जो है अन्य मध्यम वर्ग को लेकर, मजदूरों को लेकर बोनस में 7,000 रुपए बोनस की घोषणा की है। क्या आपको क्या लगता है, प्रथम टिप्पणी आपकी क्या होगी इन विषयों को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया और इस पैनल डिस्कशन में भाग लेने का मौका दिया। जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है प्रथम दृष्टि ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और लाभदायक इसलिए है क्योंकि जैसे ही किसानों के पास गैस जाएगा, जो हम लोग आजकल हमेशा सुनते रहते हैं कि उनके पास कैश की कमी रहती है, बैंक के पास जाते हैं उनके पास कोलैटरल नहीं होता, तो एक एक्सक्लूजन हो जाता है। जब बैंक लेंडिंग करती है तो बहुत ही सिलेक्टिव उनके पास टारगेट लेंडिंग होती है कि इन्हें हमें इतना लोन करना है, और उस वजह से जो जिन्हें लोन चाहिए, जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें बीज खरीदना है, जिन्हें फर्टिलाइज़र खरीदना है, वो खरीद नहीं पाते, और उसकी वजह से वो हमेशा वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे रहते हैं। जब उनके पास ये कैश सब्सिडी के रूप में या ग्रांट के रूप में पैसा जा रहा है, उनके पास होगा कि ये उस पैसे से अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, और उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हमें आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में साफ साफ दिखेगा।
तो एक तरीके से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये भी आपने 2-3 योजनाओं की और चर्चा की थी कि ग्रामीण सड़क योजनाओं की। कल आप देखेंगे तो मिंट में एक जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी का एक इंटरव्यू आया था। तो उन्होंने बोला था कि उनसे क्वेश्चन ये था कि आपने अपने समय में क्या किया था, क्योंकि 1998 का जो समय था वो बहुत ही एक तरह से उस समय कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिस तरह की समस्याओं से घिरी हुई थी। तो उनका कहना था कि हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया था। तो मुझे लगता है, और वो उनका ये फोकस था कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको आंकड़ों की कमी रह गई कि क्योंकि आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम किया है, जो हाईवेज बनाने का काम किया है। जब आप हाईवेज बनाते हैं, जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्डअप होगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, यदि आप मुझे लगता है कि इस पे एक अच्छा स्टडी होने की ज़रूरत है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जो हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ है, जो पोर्ट डेवलपमेंट हुआ है, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। एक चीज़ मैं और बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है कि हर ग्रामीण क्षेत्र से लेके अर्बन दोनों ही एरियाज में 2022 तक सबको घर हो, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो हुआ है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में। NIPFP की एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, वर्किंग पेपर है, हम लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने एक स्टडी किया है कि रूरल एरियाज में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने इम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं। ये बड़ा तो सवाल भी रहा है, हाँ, लगातार तो बोलता है मेरा कि कहना रोजगार ये है कहाँ कि गवर्नमेंट हो सकता है कि इस गवर्नमेंट में डायरेक्ट मनरेगा जैसी कोई स्कीम नहीं आई हो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की, लेकिन एसेट क्रिएशन के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहा है। दूसरी बात उज्ज्वला को लेकर हो रही थी, उज्ज्वला और सौभाग्य। इसमें भी बहुत से इशूज आ रहे थे कि 18,000 ही गांवों को आपने जोड़ा, लेकिन वो 18,000 गांव कौन से थे? वो ऐसे गांव थे जहां तक कि बिजली पहुंच नहीं पाती थी। ऐसे सुदूर एरियाज में बिजली पहुंचाने का गवर्नमेंट ने काम किया, जो कि जहां पे कि बिजली पिछले 60 सालों से बिजली नहीं पहुंचा था। तो गवर्नमेंट ने वो बिजली पहुंचाने का काम किया। साथ साथ सौभाग्य योजना में हर घर में जो बल्ब लगाने का गवर्नमेंट ने काम किया है कि हर घर, आप देखिए किसी भी योजना का उसका जो इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है। उसका ऐसे कि उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला के अंदर गैस सिलेंडर देने की जो गवर्नमेंट ने काम किया है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये बिहेवियरल चेंज होने वाला है, क्योंकि जो लोग पहले लकड़ी के चूल्हे पे काम कर रहे थे, आप धीरे धीरे वो चीज़ें शिफ्ट हो रहा है गैस के चूल्हे पे। सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है कि आप उस पर कीजिए। तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है, जो महिलाओं के साथ उनका तो एम्पावरमेंट हो ही रहा है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा, और उज्ज्वला बहुत मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम जो इस गवर्नमेंट की रही है उसमें उज्ज्वला है। जयराम जी, आपको जाना भी है तो इसलिए मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये लेता हूं कि अभी तक जो भी घोषणाएं हुई हैं, जब तक कि हम बात कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि इन घोषणाओं में जो लोक कल्याण वेलफेयर स्टेट की एक बात आती है कि कल्याणकारी अनाउंसमेंट और ये सारी चीजें, तो क्या इसका फायदा, जैसा कि आप शुरुआत में मोदी सरकार की नीयत की बात किए थे, क्या लगता है मोदी सरकार इसको लागू कर पाएगी या इसका भी वही हश्र होगा जो तमाम सरकारों का पीछे आप जिसका जिक्र कर रहे थे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि घोषणाएं जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सरकार जब घोषणा करती है तो जाहिर सी बात है उसके प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूर देश में, दूर दराज के इलाकों में कभी कभार होता है भ्रष्टाचार की वजह से, आंशिक भ्रष्टाचार की वजह से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो अभी तक मुझे लगता है कि जो घोषणाएं हुई हैं मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए, तो उनका सीधा सीधा लाभ उनको मिलने वाला है। अब विपक्ष जिस तरीके से बात करता है कि मान लीजिए पहले भी घोषणाएं हुई हैं और इस बार फिर से चुनावी बजट में मोदी सरकार की तरफ से लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं तो या की जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से अभी सारे वर्गों को साथ लेने की जो बात हुई हो, जो घोषणाएं हुई हैं, तो उनको निश्चित तौर पर आमजन को इसका लाभ मिलने वाला है और इसका लाभ दिखेगा। हाँ, तुरंत आप कहें कि आप आज घोषणा हुई है उसका तुरंत कल लाभ दिखेगा, ऐसा नहीं है।
1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद निश्चित तौर पर इनका सबका लाभ दिखेगा और जो भी घोषणाएं हुई हैं सरकार की उसमें नीयत साफ है। तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के आम जन के लिए हितैषी घोषणाएं साबित होने वाली हैं। धन्यवाद जयराम जी। एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा तो मैं ऐड कर दूं, फिर ये न्यूज़ आ रहा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में गवर्नमेंट जो है रेलवे को ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। कहीं अगेन ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला है कि रेलवे का विस्तार जो है पूर्वोत्तर राज्यों में होगा। आप देखिए गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए 1, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, वो लोग आए, और ये जो गवर्नमेंट है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रही है। इसी के कदम में लगातार ये सरकार का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है कि पूर्वोत्तर को मेन जो मुख्य भारत का जो मेन धारा है उससे जोड़ने के लिए उन्होंने सरकार ने अलग अलग बहुत तरह से काम किए हैं। हाल ही के दिनों में जो बोगीबिल ब्रिज को लेके गवर्नमेंट ने काम किया, जो पिछले 60 साल से वो ब्रिज नहीं बन पाया था, उससे लोगों को समस्याएं हो रही थी कि जो 100 किलोमीटर के रेंज में जो सफर कर सकते थे उसके लिए आपको 400 किलोमीटर सफर करना पड़ रहा था। सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्वोत्तर में रेलवे को लेकर गवर्नमेंट जो अभी जो योजनाएं जो भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही है इससे, तो ये बहुत फायदा होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर को जोड़ने से कहीं ना कहीं उस एरियाज में कृषि से संबंधित बहुत से उसमें स्कोप्स तो हैं ही, टूरिज्म को लेकर बहुत स्कोप है उस एरिया में। तो यदि आप उसको रेलवे से जोड़ेंगे, आप उनको सड़क मार्ग से जोड़ेंगे, आप उनको हवाई मार्ग से जोड़ेंगे, तो उस एरिया में यदि टूरिज्म बढ़ेगा तो उस एरिया का तो विकास होगा ही, साथ ही साथ पूरे देश में भी उसका फायदा होगा उसकी आर्थिक व्यवस्था पे। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन सब चीजों का असर पड़ता है। जैसे अरुणाचल की बात आई, वहां के रेल नेटवर्क को लेकर अभी एक बात आ रही है, 5 लाख गांवों को डिजिटल विलेज के रूप में बनाने की बात आ रही है, और तमाम इन विषयों पर चीजें चल रही हैं। बदलाव कहां से आता है अजीत जी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर साल बजट आते हैं, हर साल कुछ न कुछ घोषणाएं होती हैं, हर साल, ठीक है, तो हर साल कुछ न कुछ घोषणाएं होती हैं। मेरा इसमें सिर्फ ये है कि क्या बदलाव वाकई साल दर साल जो घोषणाएं लोक कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत होती हैं, क्या बदलाव का रास्ता वहां से निकलता है, या कहीं ना कहीं इस बजट को नीचे तक पहुंचने में कुछ बुनियादी कठिनाइयां हैं जिनसे मोदी सरकार को भी जूझना पड़ा है 4 साल में, और वो कठिनाइयां इतनी आसानी से खत्म न हुई हैं न होने वाली हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वास्तव में कठिनाइयाँ तो रही हैं। पिछले 4 सालों में सरकार के पास बहुत सी कठिनाइयाँ, लेकिन कठिनाइयों पे सरकार ने बहुत हद तक कंट्रोल करने का भी काम किया है। आप देखेंगे कि पहले जितनी भी स्कीम्स, ऐसी बात नहीं कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, पहले वाली गवर्नमेंट भी स्कीम्स लेके आती थी, लेकिन जो हम लोग डिस्कस करते कि इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है क्या, क्या लोगों को मिल पा रहा है क्या। जैसे आप देखेंगे कि पहले से 1950 के आसपास इस देश में पीडीएस स्कीम चल रहा था, जिसमें कि फूड काइंड के टर्म्स में आप दे रहे थे लोगों को, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो 1985 में राजीव गांधी ने टारगेटेड पीडीएस स्कीम लाया था, लेकिन राजीव गांधी का उसमें बहुत एक फेमस कोट जो कि कोटेशन हम लोग यूज करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब 1 रुपया सरकार खर्च करती है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंच पाती है, 85 पैसा बीच में रह जाती है। तो वो भी उस समय, इसका मतलब ये है कि 100% में 85% लीकेजेज उस समय हो रहे थे। तो 85% लीकेजेज जब 85 में हो रहा था, तो क्या वो 85% लीकेज आज भी हो रहा है? मुझे लगता है कि उस लीकेज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने दिशा में बहुत बड़ा काम किया है, जिसमें एक कुछ बड़ा आ रहा है। आप एक बार हम लोग देखें जी, आपका हाँ, तो वो लीकेज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो काम किया उसमें से जैम, जिसमें बता रहा था आपको कि जनधन, आधार और मोबाइल से जोड़ के गवर्नमेंट जो अब कोई भी स्कीम आएगी तो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच पाएंगी। तो जो बीच का जो बिचौलिया वाला जो भाग था, जो कि बीच में ही रुक जाता था फायदा, वो चीज़ नहीं हो पा रहा। तो ये गवर्नमेंट का, ये मुझे लगता है कि अच्छी सफलता है कि गवर्नमेंट आज के डेट में कोई भी स्कीम लाती है तो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज है उनके पास पहुंचने में ये आसानी होगी। ये एक अच्छा मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने किया है। जी, कठिनाई वाले सवाल पे आपको क्या लगता है? क्या कठिनाई सभी सरकारों के सामने होती है, वैसे ही मोदी सरकार के सामने भी है, या तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद कठिनाई के मोर्चे पे भी मोदी सरकार ने जो लूप होल्स जिसको बोलते हैं उसको ब्लॉक करने और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने में कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि 2014 में सरकार बदलने के बाद
लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि नई नई स्कीम आएंगी, नई तरीके के बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होंगे। परंतु हमने देखा कि जो पुराने स्कीम थे पहले मोदी सरकार ने उसे पूरा करने पे बल दिया और उसका फ़ायदा भी दिख रहा है। होता क्या था कि पिछली सरकारों में घोषणाएं तो होती थी पर वो कितने समय पे पूर्ण हो पाती थी, कितने समय पे नहीं पूर्ण हो पाती थी, वो हमने देखा है। एक अभी नॉर्थ कोल रिवर प्रोजेक्ट का हमने अध्ययन किया था जो 1970 से शुरू हुई थी और आज तक पूर्ण नहीं हुई है और उसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला था। तो जयराम जी भी ने बताया कि नीयत की जहाँ तक बात है तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल इकोनॉमी पे हमें निर्भर होना है और उस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए हैं। डिजिटल विलेज निर्माण की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। लोगों के हाथों में 4G मोबाइल। बड़ी घोषणा में आपको रोक रहा हूं, टैक्स पर बोल रहे हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ने टैक्स पे बोलते हुए कहा, आमतौर पे हम पहले पढ़ते थे, देखते थे कि इतने 125 करोड़ के देश में टैक्स देने वालों की संख्या इतनी कम है। अभी सरकार ने डेटा दिया है कि 80% टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 80% की बढ़ोतरी एक बड़ी बढ़ोतरी कही जाएगी। 6.85 यानी 6 करोड़ 85 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। ये बड़ी बड़ी आंकड़े जो हैं वो वित्त मंत्री ने अभी बजट भाषण में दिए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अभी मिडिल क्लास की नजरें निश्चित तौर पे अभी स्क्रीन पे होंगी कि क्या इनकम टैक्स पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे क्या पीयूष गोयल? आपको क्या लगता है शिशु रंजन? मुझे लगता है कि इनकम टैक्स में वो तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत रिलैक्सेशन की। हमारा रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है अजीत जी। मैं रोक इसलिए रहा हूं कि तुरंत कुछ आए, इससे पहले अजीत जी का मैं व्यू जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि किस तरह गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें। हर वर्ग की अपनी अपेक्षा होती है। मध्यम वर्ग की भी अपेक्षा हर समय रहती है कि गवर्नमेंट टैक्स में कटौती लाए, और आप कितने हद तक किस कटौती ला सकते हैं। जैसे शिशु बोल रहा था अभी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यदि मध्यम वर्ग से पूछें तो वो कहेंगे कि हाँ ये अच्छा ही रहेगा यदि टैक्स में कटौती लाई जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बताऊं कि ये एक अच्छा मतलब आउटकम आ रहा है कि यदि डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शन बढ़ा है, क्योंकि किसी भी एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो सिस्टम होता है उसमें डायरेक्ट टैक्स का यदि प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, टोटल टैक्स में टोटल जो टैक्स होता है उसमें से डायरेक्ट टैक्स का यदि प्रोपोर्शन बढ़ा तो ये एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी के साथ साथ जिस तरह से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे जीएसटी स्मूथ होता जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स तो में तो फायदा होगा ही गवर्नमेंट को। जो डायरेक्ट टैक्स रिटर्न्स भरने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ी हैं, ये वास्तव में इसमें एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है कि 99% से ज्यादा जो टैक्स रिटर्न है वो बिना किसी स्क्रूटनी के पास किए गए हैं। दूसरी बड़ी चीज इसमें आई है कि पहले 3.79 करोड़ लोग टैक्स देते थे, रिटर्न फाइल करते थे, वो संख्या अब 6.85 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एक बड़ा गैप है। ये मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी मानते हैं क्या? हाँ, मैं पक्का मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज के डेट में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ी हो, उससे उतना टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में यदि टैक्स रिटर्न्स भरने वालों की संख्या बढ़ रही है तो उससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। और ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि टैक्स रिटर्न जो है जो टोटल जितने की आप जितना बता रहे हैं कि 3 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ के आसपास ये संख्याएं हो गई हैं टैक्स रिटर्न भरने वालों की, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर हम इसको देखना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। अब तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है इनकम टैक्स के स्लैब और इसको लेकर और उसकी सीमा को लेकर। टैक्स पर बोल रहे हैं मध्यम वर्ग की नजरें हैं, तो आपने जैसा कि कहा कि आप इससे सहमत नहीं है कि बढ़ना ही जरूरी है, और लगभग हर बार जब बजट आता है तो हर बार मध्यम वर्ग एक समझी हुई सी बात है, हमेशा लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ सरकार ने। मैं इसलिए बोल रहा था कि टैक्स यदि बहुत ज्यादा अभी गवर्नमेंट टैक्स को लेकर चेंज नहीं करती हूँ कि देखिए एक तो इंटरिम बजट है, जैसे कि लास्ट ईयर का जो बजट था यूपीए 2 का, तो उन्होंने टैक्स कटौती की थी, लेकिन आप उस समय ध्यान दीजिए कि उसमें इन्फ्लेशन का रेट कितना था,
उस समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा था। और आज के समय में सबसे अच्छी बात है इस गवर्नमेंट की, इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है। यदि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसका मतलब कि आपकी जो आय जो है, आय परचेजिंग पावर जो है, आपकी इनकम का जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो यदि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो यदि आप टैक्स को लेके बहुत ज़्यादा चेंज नहीं भी कर सकते हैं, तो क्या इससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई घाटा नहीं होने वाला है सरकार को। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ठीक है, मध्यम वर्ग की अपेक्षा तो हर समय रहती है। यदि टैक्स में इस तरह से कोई भी कटौती होगी तो वो उसको ज़रूर स्वागत करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है आज के डेट में, यदि टैक्स सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी करती है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को के टर्म्स में देखें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। बड़ी बात अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है सरकार ने। यानी जो इनकम टैक्स का स्लैब है, इसमें मध्यम वर्ग को जिस राहत की एक बात की जा रही थी कि शायद कुछ छूट मिलेगी, कुछ उसमें राहत आएगी, ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे सुष्मित? देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उनका इनकम रेवेन्यू भी उन्हें ध्यान में रखना होता है और एक्सपेंडिचर भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा आपने बताया कि घोषणाएं हुई हैं जहां पे किसानों को पैसा मिलेगा और उसके लिए पैसे चाहिए। जीएसटी, जहां तक टैक्सेस दो प्रकार से आती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हमें योगदान कर रहा है और जीएसटी के कलेक्शंस बढ़े हैं, और इसलिए बढ़े हैं कि जीएसटी फाइल्स, नंबर ऑफ फाइलिंग बढ़ी है। लेकिन जीएसटी के जो दर थे वो अभी अभी कम किए गए हैं, पिछले 1-2 महीनों में काफ़ी कम किए गए हैं। उससे जो वित्तीय घाटा होना था, अगर आप वहाँ से भी रेवेन्यू कम कर देंगे, इनकम टैक्स में भी रेवेन्यू कम कर देंगे, तो किसानों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए पैसे के लिए फिर आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप देश से बाहर जाते हैं पैसों के लिए, फिर आपकी जो गुडविल बनी है विदेशों में, उस पे नकारात्मक असर पड़ेगा। कि कहीं ना कहीं एक चीज ये है कि ये इंटरिम बजट है, गवर्नमेंट इंटरिम बजट प्रेजेंट कर रही है। सिर्फ यूपी को यही सरकार ने पिछले बार ऐसा किया था कि इंटरिम बजट में भी टैक्स डिडक्शन की उन्होंने बात की थी। जनरली इस तरह के बजट में हम अपेक्षा भी नहीं करते सरकार से कि गवर्नमेंट को एक टैक्स कट को लेके कुछ लेके आएगी, क्योंकि आने वाले समय में जब फुल बजट जब होगा, जो भी गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आएगी, फुल बजट होगा तो उसमें देखना चाहिए। क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो उसको इंटरिम बजट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है सरकार ने ये सोच के भी इसमें टैक्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिस रंजन आप बता रहे थे कि जो आप टैक्स लेते हैं, फिर एक तरफ हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रो पुअर स्कीम्स की गरीब लोगों के, किसानों के, मजदूरों के लिए सरकार जो है इस तरह के स्कीम्स लाए जिससे कि उनको आर्थिक स्तर पे फायदा पहुंचे। दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि मिडिल क्लास को भी थोड़ी राहत मिले, या हम ये उम्मीद करते हैं कि टैक्स स्लैब में भी छूट मिले। तो ये एक आर्थिक मॉडल में सारी चीजें व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो होनी थोड़ी मुश्किल है। ये बात से मैं आपके सहमत हूं। और अजीत जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसको भी मैं थोड़ा दोबारा पॉइंट आउट करूंगा कि अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में हमें उम्मीदें अंतरिम बजट जैसी ही रखनी चाहिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अजीत झा ने ये भी बोली थी कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही कम है, और जरूरी नहीं है कि जो राहत मिले मिडिल वर्ग को वो सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब में छूट से मिले। इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले भी काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो बिजनेस में है, जिनकी आय 5 लाख से कम है, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए गए हैं विधि विधान संगत, उसमें करके वो इनकम टैक्स से बच जाते हैं। तो उसके अलावा भी जो राहत मिली है कि आपका जो खर्च है वो कम हो रहा है, आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, आपको घर के लिए कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। जीएसटी घटाने पर भी फैसला विचाराधीन है, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल, जीएसटी में काफी कमोडिटीज को अब 18% और 9% वालों में ब्रैकेट में लाया गया है। जी, तो इनसे भी काफी राहत मिली है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको राहत सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब से मिले, अन्य तरीकों से भी राहत पहुंचाई जा सकती है। और मेरे विचार से सरकार उस रास्ते पे काम कर रही है। सरकार उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, आपका ये कहना है। लेकिन मोटे तौर पे बात करें तो इनकम टैक्स में कोई छूट सरकार की तरफ से अभी नजर नहीं आ रही है। छोटे कारोबारियों को जीएसटी से राहत देने पर सरकार, ये 40 लाख टर्नओवर तक जीएसटी नहीं, ये तो अभी पहले भी फैसला ये आया था। तो क्या एक तरफ सरकार कह रही है कि हम
ऐसे लोग जो नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो क्या जीएसटी में जो 40 लाख तक की छूट की बात थी, अभी पिछले दिनों एक डिलेमा की स्थिति है, कि दुविधा की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी जब कहीं पब्लिक मीटिंग में जाती है तो वो ये बोलती है कि जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी, और जब उनके स्टेट जहां उनकी सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री आते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, तो वो कहते हैं कि नहीं, जीएसटी के जो स्लैब है इसमें बदलिए मत, टैक्स के रेट मत घटाइए। तो ये दुविधा की स्थिति है या एक शातिर चाल है कांग्रेस की, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये राजनीतिक चाल है जिसे विपक्षी पार्टियां हमेशा खेलती रही हैं, और ये आज से नहीं, जब से जीएसटी काउंसिल बना है तब से ये देखने को मिला है। जीएसटी के बाहर भी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखें तो वो अभी भी स्टेट लिस्ट में है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की साझा सरकार है, वहां पे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए गए, जबकि पूरे देश में कांग्रेस एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं। फॉर्चुनेटली अभी उस पर काफ़ी गिरावट आई है और अभी सबके पहुंच में है। पर ये जो विरोधाभास देखने को मिला कि आप राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बोल रहे हैं और राज्य में जब आपकी सरकार है तो आप कुछ और कर रहे हैं, ये विरोधाभास पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है, और इस पे मुझे लगता है कि मतदाता इसे अच्छी तरीके से समझते हैं, और यही कारण है कि पीछे कल जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो रिजल्ट आए हैं उसमें साफ साफ देखने को मिला है। एक बार और नोटबंदी पे अपनी पीठ थपथपाई है वित्त मंत्री ने सरकार की, और कहा है कि काले धन को पूरी तरह से खत्म करेंगे। 38,000 शेल कंपनियों को हमने खत्म किया। नोटबंदी के बाद पहली बार 1 करोड़ 6 लाख रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मोटे मोटे तौर पे नोटबंदी पे सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे उस पर सरकार की पीठ थपथपाई है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नोटबंदी पे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि नोटबंदी विफल रही है, और विपक्षी पार्टियां हमेशा इस बात पे सरकार को अटैक करती रही हैं कि 99.9% और 99.6% पैसा जो है वो वापस आ गया, नोट वापस आ गए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ नोट वापस आने से उसका जो आशय था वो विफल नहीं हुआ। नोट वापस आए, उसके डिमोनेटाइजेशन के पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने जगह पे ला दिया गया था। तो जिसने भी नोट वापस करे उनका रिकॉर्ड आईटी के पास है, और हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में आईटी हर जगह रेड कर रही है, वहाँ से पैसा निकल के आ रहा है, उन पर क्वेश्चन किया जा रहा है, स्क्रूटनी हो रही है। इसके अलावा जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग था, नक्सल फाइनेंसिंग था, उस पर उसकी कमर टूटी नोटबंदी के बाद। उसके अलावा जो भी टैक्स की चोरी करते हैं, जो काले धन जनरेट करते हैं और काले धन को होल्ड करते हैं, उनके मन में एक भय आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे रातों रात उनकी सारी कमाई कागज के टुकड़ों में बदल सकती है। बड़ा मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार अगले 10 साल के विजन पर बात कर रही है। बजट में अगले 10 साल का विजन है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। हम 10 साल का रोड मैप दे रहे हैं। अभी तक तो प्रधानमंत्री 2022 तक की बात कर रहे थे, और माना जा रहा था कि ये 2024 तक सरकार मोदी रहेंगे। ये 10 साल वाली बात आई है। अजीत, आप क्या इस पर टिप्पणी करेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी सरकार होती है तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन दोनों ही होता है। तो यदि सरकार 10 साल का ये विजन बना रही है कि 10 साल किस तरह से आगे 10 साल का भारत कैसा होगा, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है कि अलग अलग एरियाज़ में, और ये जानने का भी मौका मिलेगा कि अलग अलग सेक्टर्स को लेके, अलग अलग बिंदुओं को लेके सरकार किस तरह से सोच रही है आने वाले समय को लेके। तो इसमें मुझे कोई डाउट, क्योंकि पहले वाली सरकार भी जब होती थी तो उनके विजन होते थे, और इसी क्रम में प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ हुआ करता, जो कि 5 साल का जो विजन, लॉन्ग टर्म विजन होता था, वो हमारे यहाँ होती थी। तो इसमें कोई नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आप में मैं ऐड करना चाहता हूँ जीएसटी को लेके, जो कि जीएसटी को लेके बात हो रही थी, कि आप ऐसे सोचिए कि यदि एनडीए 2 की सरकार नहीं आती और यूपीए 3 आ जाती तो क्या जीएसटी नहीं आता? यदि जीएसटी आज जो विपक्षी दल के जो कुछ लोग बिल्कुल गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे हैं और अलग अलग नाम से इसको बोल रहे हैं, आप अभी बता रहे थे कि उन्हीं कांग्रेस शासित राज्यों में वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वो मतलब मुझे लगता है कि 100% उनका पॉलिटिकल एक जो है वो फ़ायदा लेने का काम कर रहे हैं।
जीएसटी को देखेंगे या आप डीमोनेटाइजेशन की बात, जो नोटबंदी की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। एक बड़े लेवल पे जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो उसको स्मूथ होने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लाया तो आज आप देखें जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उसको कि आप पढ़ेंगे आप तो उनको आपको ये लगेगा कि किसी ने जीएसटी का विरोध नहीं किया है। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूपीए की सरकार भी होती आज के डेट में, या आने वाले समय में भी यूपीए की सरकार यदि कभी आती और उस समय जीएसटी इंप्लीमेंट होता है, तो जीएसटी में इतना ही समस्याएं होना होगा, क्योंकि आप एक साथ इतने बड़े स्टॉप, आपके पास मल्टीपल टैक्स रेट्स थे, उसको कम करके आपने उसको 2-3 टैक्स रेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो उतने बड़े चीज को इनको चेंज करने में बहुत सी समस्याएं होती हैं। और उसके बाद इसके और भी बहुत से इशूज हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कैसे कितना घाटा होगा, जो कंज्यूमर स्टेट है उसको कितना फायदा होगा। तो ये समस्याएं रहेंगी। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने कम समय में, जीएसटी काउंसिल ने ये काम किया है कि जीएसटी को स्मूथ करने का काम किया है, रेट को डिवाइस करने का काम किया। इसी में से एक, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है, जो कि छोटे व्यापारी हैं, कि उनको छूट उस पर मिलेगा। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मतलब बल देने की बहुत जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैं मानता हूं इस चीज को। पारदर्शिता, आर्थिक पारदर्शिता की बात, ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार करती रही है कि हम एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक मॉडल खड़ा करेंगे देश में। अभी एक सरकार द्वारा बताया गया है, बजट भाषण में वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 करोड़ से ज्यादा, वो नंबर अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लोग इनकम टैक्स के दायरे में आए हैं और उन्होंने टैक्स दिया है। नोटबंदी पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है, लगातार अपोजिशन सवाल उठाता रहा है कि नोटबंदी का फायदा क्या है। क्या सरकार इस बात को बता के ये फायदा बताना चाह रही है कि देश में जो मुख्य धारा की आर्थिक जो संरचना है देश की, उसमें टैक्स भी आता है, उसमें बैंक अकाउंट भी आता है, यानी गरीबों के लिए, उनके पास जिनके बैंक खाते नहीं है उनको बैंक खातों से जोड़ा, जो सक्षम लोग थे लेकिन टैक्स में नहीं थे, टैक्स की जद में नहीं थे, उनको टैक्स की जद में लाए। तो क्या नोटबंदी के बहाने देश में एक बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सरकार बताने की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है शिशु इसमें और बात ऐड करेगा, लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि शिशु मेंशन कर रहा था इस चीज़ को कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप देखिए, जब नोटबंदी नवंबर 2016 में गवर्नमेंट लेके आई थी, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसके एक ऑब्जेक्टिव तो उसका जो ये था कि हम कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव करें। और ये मुझे लगता है कि जो टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आप टैक्स को इवेड नहीं कर सकते, जिसकी चोरी की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं हम उसको पहले इवेड कर पा रहे थे, तो उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने का काम किया है। ये एक फायदा है। दूसरी बात क्या है कि जो लोग नोटबंदी की बात कर रहे हैं कि नोटबंदी से बहुत घटा हुआ है, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में नोटबंदी को लेकर और भी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आप नोटबंदी के इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं। एक जनरल सेंस में हम लोग नोटबंदी के इम्पैक्ट को ये देखते हैं कि क्या उसका असर रोजगार पे क्या हुआ, लोगों की रोजगार कम हो गए। और ये रोजगार एक ऐसी बातें हैं जो इसको लेके बराबर बातें चल रही हैं, और पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा बात चल रही है कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रोजगार पे हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार ने कोई डेटा इसको लेके पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि जो डेटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, जो भी है सरकार, वो उसके सरकार के जो विभाग है, उस विभाग का ये काम है कि इसको बताए। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा, जब रिपोर्ट आएंगी तो ये वस्तुतः मालूम चल पाएगा। क्योंकि एक अच्छी बात क्या हुई है इस बार कि गवर्नमेंट जो है वो एनुअल लेवल सर्वे लेके आ रही है, और उसमें क्वार्टरली सर्वे होगा। तो क्वार्टरली सर्वे जब होगा तो आप इससे फाइंड कर पाएंगे कि नोटबंदी के बाद की जो क्वार्टर्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों के रोजगार पे। तो फिर अभी जो विपक्ष जो है, विपक्ष अभी तीर चलाने का काम कर रही है, क्योंकि नोटबंदी से कहीं ना कहीं मुझे अपना पर्सनल फील होता है कि तत्कालिक एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं हुई, क्योंकि आप जो इकोनॉमी कहीं ना कहीं जहाँ पे कि कैश इकोनॉमी है, जहाँ पे कैश से काम हो रहा था, वहाँ कैश के कम होने से या कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर हमारा उस तरह से इफिशिएंटली काम नहीं कर पाया उस समय, लोगों को उससे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कितना हुआ है, कि जब तक ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होता है तब तक ये कहना मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं होगा। लेकिन जो इसके जो फायदे जो आप बता रहे थे कि ये फायदे तो वास्तव में हुए हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम मूव किए हैं, और इससे लोगों को टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, जिससे कि तात्कालिक तो फायदा होगा ही टैक्स रिटर्न में, और लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा टैक्स रिटर्न को लेकर।
जैसे नोटबंदी पे काफ़ी गहन चर्चाएं चल रही हैं और इसलिए मैं एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन विपक्षी बनाने में कामयाब रहा है कि नोटबंदी की वजह से बहुत बड़े स्तर पे नौकरियां चली गई अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। हालांकि मेरा ऐसा अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ऐसा मानना नहीं है और वो मैं अर्थशास्त्र के ही सिद्धांतों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो कंजम्पशन जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने का इम्पैक्ट ये पड़ा कि आपका जो खरीदने की जो शक्ति थी वो कम हो गई। उस समय आपके पास कैश नहीं था और आप कम खरीद रहे थे। तो एक होता है, तो जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में डिमांड की, तो डिमांड क्या कम हुई, किनकी कम हुई? डिमांड अगर जो 400-500 गरीबों की कम हुई, जो हमेशा 500 से कम रुपए खर्च करते हैं, तो क्या उन पैसों की नोटबंदी हुई थी? नहीं। 500 और 1000 के नोटों की हुई थी। वो किनके पास होती है? वो बड़े व्यापारियों के पास होती है। और जब हुई ये नोटबंदी उस समय धान की फसल की बुआई हो चुकी थी और धान का फसल कटता है फरवरी के समय में, जनवरी से कटना शुरू होता है। तो कृषि उत्पादन पे उसका कितना असर पड़ा वो उस साल के उत्पादन से पता चल जाएगा। जो मुझे लगता नहीं है कि उस साल उत्पादन कम हुआ या फिर रबी फसल उस समय बुआई होती है उसके उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ा, उत्पादन अपने स्तर पे हुई। और जब खरीदने की बात आई, जब रूरल इकोनॉमी में ये अनाज खरीदने और बेचने की बात आई, तो उस समय ये साफ हो गया, उस समय तब तक पैसा इकोनॉमी में वापस आ चुका था। मार्च तक इकोनॉमी एज यूजुअल रन करने लगी थी, नोटबंदी का असर लगभग समाप्त हो चुका था। अब बात आती है जो सब्जी बेचने वाले हैं, क्योंकि सब्जी नहीं खरीदेगा तो सब्जी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, उस पर असर पड़ा और वो उसका असर 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहना, और बाकी जो है, बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी, जैसे कि चेक पेमेंट था, जैसे कि डिजिटल पेमेंट था। जिनके पास बैंक अकाउंट थे उनके पास तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये एक मुझे प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है जब आप बोलते हैं कि बड़े स्तर पे जॉब लॉस हुआ, बड़े स्तर पे लोग बेरोजगार हुए। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कहीं हुआ। और मैं गांव से आता हूं, मैं उस समय गांव गया भी था, काफ़ी जगह घूमी थी और मुझे ऐसा कोई उसका असर नहीं अच्छा, पड़ा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखिए जॉब लॉस को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट ने जो CSO है, NSSO, जो कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण सैंपल सर्वेक्षण जो है, जो कि जनरली एम्प्लॉयमेंट के डेटा को पब्लिश करती है, उसने भी कोई डेटा पब्लिश नहीं किया है। डेटा लीक किया गया है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं हुई। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के चेयरमैन ने और जो NSC के जो मेंबर हैं अमिताभ कामत, उन लोगों ने आके बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, डेटा प्रोसेस नहीं हुआ है। लेकिन आप लीक डेटा को, जो डेटा लीक किया गया है, वो प्रोसेस डेटा था कि नहीं था, इसकी अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है, फिर भी लगातार कोट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का ही डेटा का सोर्स जो EPFO है, हाँ, हम लोग बोल रहे हैं कि EPFO की संख्या बढ़ी है और उस डेटा के आधार पर एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पेश किए जा रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो बात हो रही हैं, ये पूरी ही मोटिवेटेड है। आज भी मैं देख रहा था कि एम्प्लॉयमेंट में जो बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करते हैं, आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे पहले के राउंड से, ये बहुत बातें हो रही थी। इसमें एक नया इशू आया है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम हो गया है, जबकि मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वही है। और उससे ये कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है कि डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट हुआ। तो क्या डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट सिर्फ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे ही हुआ, मेल पे नहीं हुआ? यदि डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, तो उसका इंपैक्ट मेल और फीमेल दोनों पे होना चाहिए था। आप नहीं दिखा। दूसरा, आप दूसरी तरह से इसको देखें तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंडिया में लगातार घट रहा है, 1990 से घट रहा है। सबसे ज्यादा यदि कमी आई है तो वो 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच में आई है। तो 2004-05 से लेकर 9-10 के बीच में UPA 1 की गवर्नमेंट सरकार थी, इसमें ग्रोथ रेट आप बोल रहे हैं इतना ज्यादा था। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि उस समय क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम हो गया, जब इकोनॉमी आपके अकॉर्डिंगली इतना स्मूथली काम कर रहा था। इसके दूसरे बेसिकली इसको यदि आप देखें आर्थिक तरीकों से, यदि आप इसको एनालाइज करेंगे तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसके कम होने के उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है उसका कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं पहले आय की कमी होने की वजह से और रोजगार उपलब्ध नहीं होने की वजह से काम कर रही थी
या स्कूल उपलब्ध नहीं होने से स्कूल नहीं जा पा रही थी, वो अपने 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 पति के साथ या अपने अपने घर के लोगों के साथ काम कर रही थी। आज कहीं ना कहीं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो स्कूल में है वो बढ़ा है। तो वो एक इम्पैक्ट, वो इसका इम्पैक्ट जो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे हुआ है। एट द सेम टाइम हाउस होल्ड इनकम बढ़ा है। हाउस होल्ड इनकम जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि मेल जो है, मेल अर्निंग मेंबर जो हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर में जो फीमेल अर्निंग मेंबर्स हैं फिर वो उससे पार्टिसिपेट ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कंस्ट्रक्शन का, निर्माण क्षेत्र में। कंस्ट्रक्शन में पहले सबसे ज्यादा फीमेल वर्कर्स होती थी, जो कि मैनुअल वर्कर्स इसको हम लोग बोलते हैं। और आज के डेट में यदि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही जाइए कि कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखिएगा कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बहुत कम है। उसका एक कारण तो है कि कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन होने से वो फीमेल उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, उसका एक रीजन है। लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी आय भी बढ़ी है। उनके आय बढ़ने से ये हुआ कि जहां 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी वहां 1 लोगों से काम पड़ जा रहा है, तो इससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कम हो रहा है। तो उसको आप एक सही तरीके से समझ सकते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होने का कि बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ ये दिखा जा रहा है कि नोटबंदी कम होने से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है। यदि ऐसा नोटबंदी के होने से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में दिखना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये जो अभी लगातार जो इन सब चीजों को लेकर चर्चा चल रही है और ये बातें चल रही हैं कि एक तरह से अभी सुरंजन ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा उनको ज्यादा लगता है कि नोटबंदी के बाद एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, और लगातार सरकार ईपीएफ के आंकड़े देकर या अन्य माध्यमों से ये बताने की कोशिश कर रही है कि रोजगार के अवसर बदले हैं। पीछे प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने कहा कि इस देश में जो एक पकौड़ा बेचने वाला है वो भी एक किस्म का रोजगार है। यानी उनका इशारा जो था वो आत्मनिर्भरता की ओर रहा होगा। तो क्या रोजगार शब्द को, रोजगार, राफेल, ऐसे शब्दों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रट चुकी है और उनको लगता है कि ये बात जनता में समझाकर इसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अभी अजीत बता रहे थे कि एक लीक डेटा वो लीक है, सत्य नहीं है, असत्य है, इसको लेकर कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे डेटा के आधार पर अगर हम कोई प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या किसी तरह की बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो इन चर्चाओं का देश के आम जनमानस में क्या असर पड़ता है? क्या इससे चीजें प्रभावित होती हैं? एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं यहाँ पे कि जैसे कि आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पकौड़ा बेचने का एग्जांपल दिया था। कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे कि जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर न्यूज आ रहा था, तो माधवराव सिंधिया के जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो अपने क्षेत्र में कहीं भ्रमण कर रहे थे और कहीं रुक के वो समोसा बनाने लग गए और उन्होंने बोला कि नहीं, पकौड़ा नहीं, हम समोसा बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कांग्रेस सरकार से कि आप पकोड़ा बनाएं या समोसा बनाएं, लगभग पीढ़ी जो 60-70 साल का जो ये पूरा का पूरा जो हमारा डेमोक्रेसी रहा है उसमें आपकी सरकारें सबसे ज़्यादा रही हैं, और जिस सरकार को, जिस यूपीए 1 को आप आज तक के सरकार में सबसे बड़ा आप बोल रहे हैं कि वो गोल्डन पीरियड था इंडियन इकोनॉमी का, तो उस समय बेरोजगारी क्यों बढ़ रही थी? क्या आप उस समय ऐसे स्कीम क्यों नहीं चलाए जिससे कि बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो सकती थी? आप बोलेंगे कि आपने मनरेगा चला दिया 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। क्या मनरेगा जैसे स्कीम से इस देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो पाएंगी? सुरंजन इस बात को कंटिन्यू कर रहे थे, एक बार अपनी बात पूरी करें। हाँ, आपका प्रश्न था कि जनमानस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ। मेरे हिसाब से जनमानस जो है दिन रात इन बातों को समझने के प्रयासरत रहता है, और उसी का परिणाम है कि वो आप उसके पहले नीयत की भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता इस सरकार की नीयत पे विश्वास करती आई है, नीयत से सहमत है, और यही कारण है कि नोटबंदी के समय भी या फिर अन्य समयों में जब परेशानी का सामना करना पड़ा है, जब सिस्टम, और हमेशा जब आपको सिस्टम फॉलो नहीं करने की आदत होगी, जैसा कि आप पहले काफ़ी लोग टैक्स नहीं अदा करते थे, टैक्स फाइल नहीं करते थे, उसके पीछे अनेक कारण हो सकता है जटिल प्रक्रिया थी और जो भी था। तो जब नए सिस्टम में जाते हैं, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, नोटबंदी की वजह से जो भी समस्याएं आई,
हमने पूरे देश में हर एक राज्य में हर एक जिलों में ये देखा कि लोग ये कह रहे थे कि अगर समस्या आ भी रही है तो उसको हम लोग उसका सामना करेंगे, क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए है, हमारे देश की बेहतरी के लिए है। और ये बातें जनता के जनमानस में कहीं ना कहीं अंकित हैं और वो उसे विपक्षी पार्टियां अभी तक हिला नहीं पाई हैं। एक लाइन जो बार बार चल रही है, शुरू से ही ये लाइन स्वाभाविक है, हर बार चलती है। मैं पिछला बजट मैंने देखा, उस बार भी ये चर्चा आई थी कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, जिस पर अभी हम चर्चा भी की है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास को कुछ टैक्स में, निश्चित तौर पे इशारा टैक्स में छूट की बात का ही होता है। साथ ही एक और आंकड़ा है जो अभी एबीपी न्यूज पे मैं देख पा रहा हूं सामने, तो उसमें एक वो सर्वे चला रहे हैं, इनकम टैक्स में छूट का ऐलान हो सकता है। अभी छूट का ऐलान हो सकता है, संभावनाएं बंद नहीं हुई हैं। जैसा कि ये एक सनसनी पैदा करने वाली बात होती है, 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट का ऐलान हो सकता है। ये अभी तुरंत अभी की अपडेट है, 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट। अभी हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास को सिर्फ धन्यवाद मिला है। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को क्या दिया? मध्यम वर्ग को शुक्रिया दिया, लेकिन नहीं, शुक्रिया के आगे भी वित्त मंत्री ने 5 लाख रुपए तक टैक्स आयकर की सीमा में छूट दी है। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? अजीत, आप सहमत नहीं थे इससे? मुझे लगता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट टैक्स में कुछ छूट लेके आएगी। ऑफ कोर्स ये इलेक्शन का ईयर है, गवर्नमेंट तो पॉपुलिस्ट मेजर्स में एक वन ऑफ द मेजर्स है और ये मध्यम वर्ग का हर्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए आप मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मध्यम वर्ग की जो आशाएं हैं टैक्स को लेके कि टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स कम होने से को फायदे क्या होते हैं कि आपको टैक्स यदि कम हो रहा है तो आपके पास इनकम ज्यादा होगा, आप खर्च ज्यादा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको एक रोक रहा हूं, लोकसभा में मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या मध्यम वर्ग का इतना दबाव है, इतना मध्यम वर्ग की इस मांग को लेकर सांसद भी उनके सहमत हैं? ये देखने को मिल रहा है लोकसभा में मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या कांग्रेस का भी कोई सांसद मोदी का नारा लगा रहा होगा क्या? क्योंकि वो भी तो मध्यम वर्ग की बात करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हिस्ट्री रही है टैक्स कट करने की। जब भी इलेक्शन के समय में उनके पास ये बहुत ही ये रेडीमेड टूल्स की तरह वो यूज़ करते रहे हैं, तो हमको लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस के भी जो बहुत से एमपीज हों वो मोदी जी का नाम ले रहे हों, क्योंकि जाना तो उनको अपने कंस्टिट्यूंसी में ही है, मध्यम वर्ग के बीच जाना है, तो वो उनका फायदा। तो जैसा कि आप देखिए, ये टैक्स कट क्या एक डायरेक्ट इम्पैक्ट के रूप में आप देख रहे हैं। अभी जो हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे उसका हम लोग आपको बता रहे थे कि इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या है, कि मध्यम वर्ग को क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं एक रुचिकर आंकड़ा देखना चाहता हूं अभी अजीत। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पे एक सर्वे चल रहा था, जैसा कि मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं और एक दूसरे चैनलों पे भी, आज तक पे भी मैं देख पा रहा हूं कि इस टैक्स से आप कितना सहमत हैं। तो इसको लेकर 63% लोग इसे अच्छा मान रहे थे जब तक इनकम टैक्स में छूट की घोषणा नहीं हुई थी। 39% लोग इसे अच्छा नहीं मान रहे थे और शेयर बाजार में कोई उछाल नहीं था, स्थिरता बनी हुई थी। अब ये दो आंकड़े देखने जरूरी होंगे कि अब वो सर्वे का डाटा क्या इस टैक्स से खुश होने वालों की संख्या बढ़ती है और शेयर बाजार में इसका क्या असर होता है। आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान लगाएंगे शिशु रंजन इसका? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका सकारात्मक असर तो पड़ेगा ही। जैसा अजीत जहाँ बोल रहे थे कि अपेक्षाएं थी मध्यम वर्गीय की, और अपेक्षाएं हमेशा होती हैं। रुपया अर्थशास्त्र में एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा हो कभी भी कम नहीं होता। उसको इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड की कैटेगरी एक डिफाइन होती है। तो रुपया हमेशा नॉर्मल गुड है, जहाँ जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है। तो मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथों में पैसा बढ़ रहा है, तो ये अपेक्षाओं को पूरा करने वाली बात हो गई और इसका ये स्वागत योग्य कदम है।
स्वागत योग्य कदम है। बाकी ये देखना होगा कि इससे फिस्कल डेफिसिट पे क्या असर पड़ता है। वो सब बातें बाद में जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद एनालाइज किया जाएगा। हालांकि इससे मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी लोक कल्याण में सहायता मिलेगा। मैं इसको दोहरा दूं, 3 करोड़ मिडिल क्लास परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 3 करोड़ लोग इस एक फैसले से उससे लाभान्वित होंगे और इससे 5 लाख तक आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। राहुल गांधी का चेहरा मैं देख पा रहा हूं, थोड़े उदास नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है राहुल जी को आज दोबारा संसद में प्रधानमंत्री को गले लगाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि वो जिस बात मध्यम वर्गीय परिवार की आवाज उठा रहे थे। और ये एक ऐसी सरकार है जहां मैंने देखा है कि संवेदनशीलता झलकती है। कहीं भी लोगों को दिक्कतें आती हैं, जीएसटी फाइलिंग हो, नोटबंदी हो, बार बार नियम बदले गए और उसके पीछे की वजह यही रही है कि जब भी लोगों को मुश्किलें होती हैं ये ऊपर तक खबर पहुंचती है और उस पर सरकार तुरंत फैसला लेती है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो नैरेटिव बनाया गया था कि सिर्फ इनकम टैक्स से ही लोगों को राहत मिलेगी। एज ए उपभोक्ता मैं पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था। मैं रोक दूं, बचत करने पे, सेविंग करने पे 6.5 लाख पर टैक्स नहीं, ऐसी घोषणा है। बचत करने पे 6.5 लाख रुपए तक पे टैक्स नहीं है। तो उसमें हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे और 28% टैक्स था, जीएसटी के पहले भी और जीएसटी के बाद भी। उसे अब बदल करके न्यूनतम स्तर पे लाया गया है। तो एक व्यक्ति जो बाहर काम करने जाता है तो बाहर खाना खाता है और खाना खाने के बाद जब 100 रुपये में से 28 रुपये उसे टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर कितना बोझ पड़ता है। और वही जब न्यूनतम स्तर पर आ जाता है तो वो पैसा भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार बचा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या बाहर खाने की आदत है वो बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे इकोनॉमी में जोमेटो, स्विगी और फूड पांडा तरह तरह की मल्टीनेशनल को टक्कर देने वाली कंपनियां आई हैं और जिसका लाभ मध्यम वर्गीय परिवार उठा रहा है। तो यह एक उदाहरण है जहां पे इनकम टैक्स के अलावा अन्य तरीकों से मध्यम वर्गीय परिवार का बचत बढ़ा है। इसमें एक और चीज, फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर 40,000 तक टैक्स नहीं, पहले ये 10,000 था, अब 40,000। यानी सरकार खुले हाथों से मध्यम वर्ग को राहत देने के मूड में आ चुकी है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं आप देखिए कि यदि आप ऐड करें तो पहले बता रहे थे कि 12 करोड़ लोग जो हैं किसान और मजदूर जो थे उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और 3 करोड़ जो लोग, ये 3 करोड़ लोग कौन है? 3 करोड़ लोग वो हैं जो कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रहे थे। ये उन 3 करोड़ लोग, तो मोदी जी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो करोड़ जो है उसको ऐड करते जा रहे हैं, ये 25-30 करोड़ तक पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये कहीं ना कहीं तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि क्या मोदी जी को फिर से राहुल जी गले लगाएंगे, तो राहुल जी का ये डिमांड ही था कि किसानों को लेके, कि उन्होंने बोला था कि किसानों को लेके सरकार को आना चाहिए। और लगता है कि मोदी जी ने उनकी बात को सुना और किसानों को लेके ये चीज़ लाए हैं। जहाँ तक बात है टैक्स को लेके कि टैक्स को किस तरह से हम देख रहे हैं, 6.5 लाख रुपये तक बचत, तो 1.5 लाख रुपया पहले भी था कि 1.5 लाख रुपया अदर देन टैक्स के बाद 1.5 लाख रुपया यदि आप और सेव करते हैं तो उस पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं, तो 6.5 लाख रुपया उस ढंग से हो जाएगा। तो उसका तो मतलब जो मध्यम वर्ग हैं उनको फायदा दिखाई तो होगा ही होगा, क्योंकि जो फायदा पहले से हो उसके साथ ये एडेड एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन जो मैं जिस तरह से देख रहा था कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की टैक्स जीडीपी रेशियो भी बहुत कम है, उस केस में यदि आप हम उसकी सीमा को और मैं कम करता हूं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो पे पड़ेगा। तो उसको देखने, इसके साथ साथ जो शिशु भी बात करता है फिस्कल डिफिसिट को लेके, कि हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि फिस्कल डिफिसिट इससे कितना बढ़ रहा है। लास्ट ईयर तक जहाँ तक मुझे आंकड़े याद आ रहे हैं कि फिस्कल डिफिसिट 3.3% तक था। तो 0.1-0.2% यदि आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई मेजर चेंज फिस्कल डिफिसिट में आएगा तो उसकी समस्या, तो उसका इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना जरूरी था। और दूसरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो मैं इसको लेके मैं बात कर रहा था कि क्योंकि इन्फ्लेशन जो CPI है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कम हो रहा है, वो एक अलग इशूज हो गए हैं। तो उससे मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं बहुत मतलब फायदा था।
घटा नहीं हो रहा था। तो ये एक लगता है कि ये बोनांजा हो गया है मध्यम वर्ग वालों के लिए, कि पहले से इकोनॉमी स्टेबल थी, साथ साथ टैक्स भी कट हो गया है, तो उनसे डबल फायदा जो है ये मध्यम वर्ग को मिलेगा। तो ये एक अच्छा ही कदम मान सकते हैं हम। इसमें अभी आप काफी रोचक बातें अभी से सुरंजन ने भी कही, आपने भी कही अजीत जी। इसमें राहुल गांधी क्या मोदी जी को फिर गले लगाएंगे? मध्यम वर्ग की बात, किसानों की बात राहुल गांधी लगातार मंचों से करते हैं और अपने हर पब्लिक रैली में करते हैं। और आज मोदी सरकार ने किसानों को 12 करोड़ किसान जिससे लाभान्वित होंगे, 3 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग सीधे तौर पे जिस घोषणा से लाभान्वित होंगे। तो ये बनता तो है कि राहुल गांधी जाके और एक बार और मोदी को गले लगाएं। हालांकि गले लगाने के बाद जो राहुल गांधी करते हैं वो अगर किए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं चेहरा देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था काफी मतलब सुस्त से नजर आ रहे थे। शायद उनको लग रहा हो कि ये चुनावी बजट का फायदा मोदी को मिलेगा। अभी मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं, वो आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है कि शेयर बाजार की क्या स्थिति है अभी, और दूसरा स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, और दूसरा वो लोग जो सर्वे में हिस्सा ले रहे थे, लाइव रनिंग सर्वे में हिस्सा ले रहे थे, कि इस बजट से वो खुश हैं या नहीं। मुझे लगता है शेयर बाजार में अभी आंकड़े आएंगे तो उछाल जरूर आएगा। नहीं, उछाल आया, उत्साह आया है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बजट से शेयर बाजार खुश है। लेकिन वो लोग जो 63% लोग इस घोषणा से पहले बजट से खुश थे और 30 समथिंग परसेंट लोग इस बजट की घोषणा से खुश नहीं थे। क्या इनकम टैक्स में छूट के बाद उस आंकड़े में कोई बदलाव आया है? कि यदि खुशी में बढ़ोतरी हो रही है तो आंकड़े भी बढ़ जाएंगे, आंकड़े भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब 63% लोग बिना टैक्स में रिबेट दिए हुए खुश थे और ये टैक्स रिबेट हो गया 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक, तो उनके आंकड़े बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं को 40,000 तक की छूट बैंक इंटरेस्ट में अभी मैं देख रहा था मिली है। यानी महिलाओं की संख्या को भी इस करोड़ में कहीं जोड़े क्या, कि उनको भी फायदा? ये अलग से मुझे लगता है कि ये टैक्स महिलाओं को जो छूट देने की बात हो रही होगी, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ला रही है। मुझे लगता है ये अलग से होगा। ये 5 लाख के अलावा होगा। और एक महिलाओं का बात आपने किया, तो एक बात देखिए कि क्योंकि ये सरकार अब 5 साल पूरा कर रही है, कहीं ना कहीं इस 5 साल में महिलाओं को लेकर सरकार ने बहुत तरह के काम किए हैं। उसकी वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, चाहे वो सिंबॉलिक हो या इन रियल टर्म्स में बात करते हो, तो गवर्नमेंट ने बहुत काम। उज्ज्वला उसमें एक बहुत बड़ा स्कीम था कि रूरल एरियाज में जो उज्ज्वला की स्कीम हम लोग पहले बात करें। लेकिन रोचक है, अभी देखिए मोदी सरकार ने टैक्स घटाया, जो आंकड़ा खुश होने वालों का 63 था वो 60 हो चुका है। ये रोचक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर तो कि क्या। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो अपना मानना है, जो लोग पहले से खुश थे कि गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है और उसको अब ज्यादा बेनिफिट देंगे तो खुशी बढ़ेगी, तो आंकड़े भी बढ़ने चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा टीवी के आंकड़े पे, इस तरह के आंकड़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि आप ऐसे देखें कि महिलाओं को लेकर जहां तक बात हो रही थी कि 40,000 रुपये की छूट महिलाओं को अलग से टैक्स में मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उससे उसको फायदा मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला और तमाम तरह की जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाई हैं, सौभाग्य योजना भी उससे जुड़ा हुआ चीजें हैं कि कहीं ना कहीं घर में बिजली तक पहुंच पाएंगी, उनको उससे फायदा होगा। स्वच्छ भारत का जो है कि हर घर में टॉयलेट का स्कीम जो है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार महिलाओं को लेकर जितना 5 साल में की है, वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सरकार का। इतिहास में पहली बार इसी सरकार ने महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स के लिए अलाउ किया, और उसके बाद महिलाएं एयरफोर्स पायलट के रूप में बड़े बड़े विमान उड़ा रही हैं, कॉम्बैट रोल में जा रही हैं। अभी जहाँ तक प्रस्तावित है, एक नया रेजिमेंट बनेगा जो बिल्कुल महिलाओं के ही रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के तौर पे तैयार हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उस दिशा में प्रयास है जो महिलाओं को सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं, सीधे तौर पे सशक्त करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी पिछली सरकारें बस वादाएं करती रहीं पर डिलीवरी के नाम पे हमेशा फेल रही हैं। ये सरकार है जो पहले के वादों पे भी डिलीवरी की है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि नए नए स्कीम, नए नए प्रस्ताव के साथ महिला सशक्तिकरण में आगे बेहतर प्रयास करेगी। आजकल बड़ा एक चल रहा है हाउ इज द जोश, और वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जनता के जोश से देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो
ये कहीं ना कहीं शुरू में टैक्स की जब बात कर रहे थे वित्त मंत्री, क्या सनसनी पैदा करने की आदत जो है, जो एक हैबिट है या सनसनी, ये सिर्फ टीवी चैनलों की नहीं, हमारे राजनेताओं को भी है। जब वो टैक्स की बात कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा जाता है कि कोई ऐसी घोषणा नहीं की, फिर वो कुछ और चर्चा किए, फिर थोड़ी देर बाद अचानक इनकम टैक्स पे घोषणा किए। तो क्या ये सनसनी पैदा करने की आदत हमारे राजनेताओं में भी है क्या, टीवी चैनलों की तरह, या टीवी चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज से आगे जाकर चलने का हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सीख लिया है? जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सरकार में सिक्रेसी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। जैसा कि पिछली सरकारों में हम देखते रहे हैं, यूपीए 1 और 2 में फाइलें हमेशा लीक होती थी, कैबिनेट मीटिंग्स के फैसले प्रधानमंत्री से पहले टीवी स्टूडियो में होते थे। तो उस पे जो रोक लगी है और उसी का ये परिणाम है, और ये मानसिकता शायद वहीं से आ रही है। दूसरी बात ये भी है, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि 5 साल पूरा होने को है, ये अंतरिम बजट है, और जब मैच चलता है, आप बात करते हैं जोश की, तो क्रिकेट मैच का भी जोश होता है, और जब अंतिम ओवर चल रहे होते हैं तो स्लॉग करने की आदत होती है। और महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय इतिहास में सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे कामयाब कैप्टन रहे हैं, उनकी हमेशा आदत रही है कि लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच अपने पाले में कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी स्तर का प्रयास है कि अंतिम बॉल पे छक्का ऐसा मारा है कि विरोधी चित्त हो जाए और मैच अपने पाले में आ जाए। तो विरोधी चित्त होगा क्या अजीत जी? मुझे लगता है कि वास्तव में आप यदि पूरा देखें, मुझे लगता है कि बजट का पूरा उनका जो भाषण था वो पूरा हो चुका है कि किस किस मेजर चीज़ों पे गवर्नमेंट ने फोकस किया। 4 चीज़ें हैं। एक, किसानों को लेके सबसे पहले गवर्नमेंट लेके आई कि इसमें कि 6,000 रुपये तक देगी। फिर मजदूरों को लेके आई कि मजदूरों का उसका बीमा करवाने को, उसको पेंशन को लेके आई। फिर आप देखिए मध्यम वर्ग को लेके गवर्नमेंट ने बड़ी घोषणा की, और महिलाओं को लेके घोषणा की। ये 4 प्रमुख आयाम रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पे लगातार चर्चाएं हो रही थी, इसको लगातार लेके बात हो रही थी कि इसको कहीं ना कहीं इस कैसे गवर्नमेंट टेकल करेगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इन जितने तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, जो विपक्ष की जो लोग बार बार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे थे, विपक्ष को तो शांत कर ही दिया है लगभग, जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस बजट से। साथ ही साथ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होंगे वो दिखाई देंगे, और वो इलेक्शन वाले रिजल्ट में भी मुझे लगता है दिखाई देंगे। अभी देखिए प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब सबकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, जैसे कांग्रेस अपोजिशन के लीडर्स की भी प्रतिक्रियाएं आएंगी बजट पे। एक क्या रटी रटाई प्रतिक्रिया होगी, या इन सबसे ऊपर उठ के जो जिसकी मांग की जा रही थी अपोजिशन द्वारा ही, उस पर वो लोग भी तारीफ करेंगे सरकार की? 1 मिनट, मुझे लगता है कि एटलीस्ट विपक्ष को इस बात के लिए गवर्नमेंट को तो बधाई देना चाहिए कि आप मंच से, खुले मंच से ये बोल रहे थे कि सरकार को किसानों को लेके, किसानों को राहत देने के लिए लाना चाहिए। कांग्रेस ने लोन वेवर्स को लेके भी 2-3 स्टेट में लोन वेवर्स लेके आई थी, लेकिन आज ही देखेंगे तो आज मॉर्निंग में मैं पेपर पढ़ रहा था कि राजस्थान सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक बेसिक इनकम दे रही है, 3,500 रुपये को लेके आ रही है। उस क्रम में जो गवर्नमेंट जो 12 करोड़ किसानों को जो 6,000 रुपये की जो स्कीम लेके आई है, तो उसके लिए तो एटलीस्ट हमको लगता है कि अपोजिशन पार्टी को एटलीस्ट राहुल गांधी को बधाई देना चाहिए। राहुल गांधी को बधाई देना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्हें बधाई तो देना चाहिए, पर ये भी अपेक्षा है कि भारतीय राजनीति का स्तर जिस तरीके से विपक्ष गिराता जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री को इस बजट के लिए बधाई देने वाला है। क्या कहेंगे वो, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कमी निकालेंगे? ये उनका यही लाइन रहेगा कि ये इलेक्शन बजट है और ये सब चुनावी वादे हैं, ये चुनावी वादों में बोलने वाला है। चुनावी बजट है, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, उसमें अगर उसको 5 बजट पेश करने हैं तो बजट तो पेश करेगी। दूसरी चीज, अगर आप किसी को जनता के बेनिफिट्स के लिए ही तो सरकार चुनी जाती है, तो अगर आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई बजट दे रहे हैं, बेशक आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, री इलेक्ट होना चाहते हैं, हर कोई, चाहे अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, हर कोई यही चाहता है कि वो इलेक्ट हो, री इलेक्ट हो। अगर री इलेक्ट होने के लिए आप पब्लिक वेलफेयर और या बेनिफिट को हथियार बनाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुरा है। और लोकतंत्र पे जितने सारे रिसर्च पेपर अभी आए हैं उसमें ये साफ साफ कंक्लूजन निकल के आता है कि इलेक्शन ईयर में हमेशा हर सरकार पॉपुलिस्ट मेजर लेके आती है। और पॉपुलिस्ट मेजर का बात फिर वहीं पे आ जाए कि नीयत क्या है। और मुझे लगता है कि वैसी सरकार जिसने पहले डिलीवर किया हुआ है, मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने में इसलिए भी सफल रहे थे कि उनके पीछे गुजरात के विकास की दमदार कहानी थी। और वो कहानी को उन्होंने केंद्र में भी दोहराया है। बहुत सारे वादे जिन्होंने पूरे किए, चाहे वो 56 इंची सीधा दिखा के पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को रिप्रेजेंट करने की हो, या फिर अर्थव्यवस्था की भी हो। अर्थव्यवस्था हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर अभी बहुत हाई है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सारे संस्थाएं भारत की तरफ एक आशान्वित नज़र से देख रही हैं। और उसका साफ साफ इम्पैक्ट हम ग्लोबल इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती दमदार स्थिति के रूप में देख सकते हैं। तो विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, यह बजट, इसमें कुछ बुरा नहीं है अगर सरकार लोक कल्याण की योजनाएं लेके आ रही हैं। जब सरकार आई थी उनके बजट, उनका कॉफर्स खाली था, उनके पास पैसा नहीं था, और तब पहले 4 साल उस कॉफर को भरने में लगाया गया। और जो कम खर्च करके जो यहाँ से पैसा आया, अब उस पैसे का असली इस्तेमाल लोक कल्याण योजनाओं में होगी। दूसरी बात ये भी थी कि जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का बात है, डेटा अभी आई नहीं है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। साजी जहाँ बता रहे थे कि अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें लेबर इन्वॉल्व थे, और लेबर इन्वॉल्व थे तो उससे रोजगार तो उत्पन्न हुआ ही था। दूसरी बात यह है कि रोजगार आखिर आए कैसे। राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहिए जनता को कि रोजगार आप कैसे देंगे। रोजगार के 3 ही माध्यम में, खेती, या आप औद्योगिक कारखाने लगाएं, या आप सर्विस इंडस्ट्री खोलें। सर्विस इंडस्ट्री हमारा पहले से उन्नत है, और उसके लिए हमें हाई स्किल चाहिए जो हमारा अच्छा काम कर रहा है। बात होता है औद्योगिक कारखानों की, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कल कारखाने लगे हैं। और मैं देख पा रहा था कि बजट में वित्त मंत्री ने उदाहरण दिया कि कितनी सारी मोबाइल कंपनियां आई हैं जो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई और मोबाइल बेच रहे हैं। और आप देख सकते हैं एप्पल जैसी सुप्रसिद्ध कंपनी जो चाइना में बना रही थी फ़ोन, आज वो बेंगलोर में बैठ के अपना फ़ोन बना रही है। तो कल कारखाने लगने में काम हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार द्वारा ही कोई कल कारखाना लगाया जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल सिटीजन भी कल कारखाने लगाएंगे। अब लोगों के पास बिजली है, लोगों के पास अर्थव्यवस्था में सड़क है, अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम अब सही हो रहे हैं, एनपीए कम हो रहा है, अब लोन मिल पाएगा। और इसके साथ ही जो अभी छूट मिली है उससे एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज पे भी काफ़ी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सेविंग होगी कहीं ना कहीं एक नागरिक उसको अर्थव्यवस्था में निवेश कर पाएगा, और उसका सकारात्मक परिणाम रोजगार के रूप में आने ही वाला है। और हमेशा ये होता है कि इकोनॉमी 6 महीने साल भर के बैकलॉग से चलती है, और इसी की वजह से जो पहले साल इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहले 2 साल में लैग था, वो यूपीए के खराब परफॉर्मेंस का लैग था, और उसके बाद जो स्थिति ठीक होनी शुरू हुई है वो अब आने वाले पिछले 5 साल 10 साल में दिखेगी। मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि बार बार कन्वेंशन की बात होती है कि ये कन्वेंशन नहीं था कि रेगुलर बजट आएगा, नहीं आना चाहिए, लास्ट ईयर में इंटरिम बजट ही आता है। तो सबसे पहले तो मुझे जानना चाहिए कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट रही है ये अनकन्वेंशनल गवर्नमेंट रही है, कि बहुत से ऐसे काम जो कि आप नहीं सोच रहे थे, हम नहीं सोच रहे थे, गवर्नमेंट ने किया, और उसके इम्पैक्ट भी हुए हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में उसे कुछ उस आशाजनक इम्पैक्ट ना रहे हों, लेकिन उस तरह की चीज़ें हुई हैं। जहाँ तक बात है कि क्यों नहीं लाया जाए, आप देखिए कि पहले बजट जो है, आप जो नॉर्मल बजट पेश होता था वो फरवरी के लास्ट मंथ में, लास्ट जो वीक होता था उसमें होता था। तो उससे समस्या क्या होती थी, जब बजट पास होता है तो बजट पास होना ये एक प्रक्रिया नहीं है, उसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है कि आपको फिर उसको पास कराना होता है पार्लियामेंट्स में, आपको मनी बिल पास कराना है, फाइनेंस बिल पास कराना है। इस समय इतना समय लगता था कि मानसून का समय आ जाता था। आप कृषि से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो मानसून समय में कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो आप पूरा का पूरा जो साल है वो रुक जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बजट को एडवांस कर दिया कि अब जो है 1 महीना पहले ही बजट पेश हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप टाइमली चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो इस चीज का उसको फायदा होगा। सिमिलरली तो जैसे यदि गवर्नमेंट अभी बजट लेके आई है, 2 कंसर्न थे कि कितनी तरह की चीजें गवर्नमेंट कर सकती है।
क्योंकि जब भी आप बहुत तरह की स्कीम्स लाएंगे या बहुत तरह के योजनाओं के बारे में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आने वाली गवर्नमेंट पे होगा। ये बातें तो होती चाहिए, ये गवर्नमेंट दोबारा आई, ये नई गवर्नमेंट आई, उस पर इम्पैक्ट होगा, लेकिन क्या 6 महीने के लिए पूरी इकोनॉमी को रोक के रखा जाए कि नहीं, नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर नया काम करेगी? इस 6 महीने में जो प्रभाव इम्पैक्ट होता है उसको भी हमको देखना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है कि एक सामंजस्य बनाए जिससे कि इकोनॉमी चलता रहे, लोगों पे प्रभाव ना हो। इलेक्शन तो इस देश में इलेक्शन हर 5 साल में भी हो रहे हैं और स्टेट वाइज देखें तो हर साल इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर यदि आप डेवलपमेंट की चीज़ों को रोक देंगे तो इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बजट का भाषण तो काफी कुछ समय पहले पूरा हो चुका है, अब इसके विश्लेषण के तमाम पक्ष सामने आएंगे और देखना है कि क्या चीजें होंगी इस पूरे बजट पे। अजीत जी, हम अंतिम चरण में अगर एक एक कमेंट लें कि आप क्या कहेंगे, तो फिर आप और शिशु रंजन दोनों लोग। मुझे लगता है कि ये ग्रामीण भारत का एक बजट है जिसमें कि किसानों और मजदूरों दोनों के लिए बहुत अच्छा सरकार ने ये काम किया है। यह बजट किसानों और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत देने वाला है और यह एक प्रकार से ऐतिहासिक बजट है जो देश के पिछले 70 वर्षों के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था। ये अब आया है और आशा है कि यह सरकार दोबारा आएगी और ऐसे बजट हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था को देती रहेगी। चर्चा, आज की बजट पे जो चर्चा थी, अजीत, आप, शिशु रंजन, आपका, दोनों लोग, आप लोग आए, इतना समय दिए, इसके लिए शुक्रिया। और हम आगे फिर इस बजट पे जो चर्चा होगी, इसका क्या लाभ होगा, इसका क्या जनता तक पहुंचेगा, जनता में इसको लेकर क्या मैसेज जाएगा, जनता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देगी, इस जिसको चुनावी बजट विपक्ष द्वारा बताया जाएगा या बताया जा रहा होगा, उस पर क्या जनता, क्या वाकई सरकार को कुछ चुनावी लाभ होगा, ये तमाम चीजें अभी देखनी शेष हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।